अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक असलम। तो नया दिन, एक नई सुबह, एक नया पैगाम और एक नई दोबारा से एहतियात की बात। एहतियात की बात तो खैर पुरानी है, लेकिन हम एक नए सिरे से दोहरा रहे हैं, क्योंकि हम रोजाना कहते हैं कि भाई एहतियात कर लें। क्यों? क्योंकि कोरोना की वबा तेजी से फैल रही है। ये तीसरी लहर है, इसने ज़्यादातर लोगों को अपने शिकंजे में लिया हुआ है और शिफा एक ही है और उसका जरिया है एहतियात। अगर आप एहतियात करेंगे तो आपको शिफा मिल जाएगी, नहीं तो क्या होगा, आप कोविड का शिकार हो सकते हैं। और अब तो सूरत हाल ऐसी है जनाब के अस्पतालों में जगह भी नहीं है। और कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते हुए जो केसेस है, ये बता रहे हैं कि खतरे की घंटी बज चुकी है। एनसीओसी ने नए एसओपीज जारी किए हैं। अब सबकी नजरें स्कूल की तरफ है कि हुकूमत क्या फैसला करती है। वजारत तालीम ने आज अहम बैठक लगानी है। सदारत करेंगे शफकत महमूद साहब। चारों सूबाई वज़राए तालीम उसमें शिरकत करेंगे और स्कूल्स खोले रखने हैं, बंद करने हैं, हाइब्रिड सिस्टम होना है, क्या करेंगे, इससे मुताल्लिक अहम और बड़ा फ़ैसला आज मुतवक्के है, क्योंकि सेहत पहले है और उसके बाद सब कुछ है। जब हम बात कर रहे हैं कोरोना की, तो ऐसे में ये ज़रूर हम जिक्र करेंगे आगे चलकर कि पूरे मुल्क में इस वक्त सिचुएशन क्या है, किस सूबे में केसेस कितने हैं और वहाँ पर हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर जो कि कल रात को डेवलप हो रही थी, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ख़ित्ते के मसाइल की जब हम बात करते हैं और हम अमन की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, हम खुशहाली की बात करते हैं, तो अगर हम आर्म्स रेस में पड़ जाएंगे, अगर हम सारा कुछ इन्वेस्ट आर्म्स में करेंगे, तो हम आवाम के लिए क्या करेंगे, ये सोचा गया। और इस पर सबसे पहले मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बात की थी कि जब कौम की बात होती है, खुशहाली की बात होती है, तरक्की की बात होती है, तो उसमें दो तरफा ताल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या ये पैगाम, इस पर जवाब आया है, यूं समझा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो कल ख़त लिखा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, वो ख़त बहुत खुशाइंद है। यानी 23 मार्च 1940 करारदाद पाकिस्तान जब पेश की गई और उसकी ये एनिवर्सरी यौम पाकिस्तान, इस पर नेक ख्वाहिशात का मोदी ने इजहार किया। भारतीय सदर ने आरिफ अलवी साहब के नाम ख़त में तहनीती पैगाम भेजा। ये खतूत यानी ज़रा प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, ये दो लेटर्स थे जो कि इंडियन हाई कमीशन की जानिब से वजारत खारजा के हवाले किए गए। इट्स अ वेरी नाइस एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ यस्टरडे। और जैसे उन्होंने कहा ना कि कोविड से पूरी दुनिया लड़ रही है, तो पाकिस्तान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार है। तो अगर इसी तरह से एक दूसरे की ख्वाहिशात के इजहार के साथ साथ अमली तौर पर भी काम करते रहें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इजहार करना काफ़ी नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमने इस पर अब बड़ी बात की कि हम तो मुसलसल एक पैगाम भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, तो अब रिस्पॉन्स आया। देर आए दुरुस्त आए, वही हो गया। चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं, ज़रा एजाज़ात की बात कर लेते हैं। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मौलाना तारिक जमील, अहमद फराज, आबदा परवीन, जेबा शहनाज, बुशरा अंसारी, तलत हुसैन और हुमायूं सईद, उसके साथ साथ आई थिंक अली जफर को भी जो है वो दिया गया है। 88 अवार्ड से 88 शख्सियात जिन्हें इस सिविल अवार्ड से नवाजा गया है। मौलाना तारिक जमील को आलिम दीन की हैसियत से उनकी खिदमात पर सदारती एजाज़ दिया गया है। कितनी खुशी होती है ना जब आप एजाज़ लेने जाएंगे। इंशाल्लाह आपको भी मिलेगा, इंशाल्लाह। अल्लाह करे हमसे अल्लाह ऐसा काम भी, लेकिन हमें ये एजाज़ मिले, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह चुनता है, ये इज़्ज़त अल्लाह देता है। बात करते हैं एक अफसोसनाक वाक़े की भी, कि जब हम कह रहे हैं इज़्ज़त अल्लाह देता है, तो इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों अल्लाह ही के हाथ में है। जो कोताहियाँ हम करते हैं, उस पर जब ज़िल्लत मुक़द्दर में आती है, ज़िल्लत हाथ आती है, तो उससे सीखना ज़रूर चाहिए। एक वाक़या कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया। FIA का एक ऑफिसर और इसने एक मुसाफिर लड़की को मुबैना तौर पर हरासा किया। सब इंस्पेक्टर संजय, इसने लड़की से फ़ोन नंबर मांगा, मिठाई मांगी, गपशप करने की कोशिश की, जिसके बाद जब ये मामला रिपोर्ट हुआ और उसने कहा मैंने तो मजाक में मिठाई मांगी थी, लेकिन एनीवेज इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और FIA के इस ऑफिसर को फ़िलहाल ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन मुअत्तल कर दिया गया। और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि फिर इस तरह के लोगों को मुअत्तल कर देना चाहिए, साइडलाइन कर देना चाहिए कि भाई जब तक तहकीकात के बाद बात जो है वो वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आएगी, तब तक आप ऑन ड्यूटी नहीं रह सकते। बात करते हैं बॉक्सर वसीम खान की, जिन्होंने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। वो दावा कर रहे हैं कि 2016 में टाइटल फाइट के मौके पर पड़ोसी मुल्क से 1 लाख पाउंड की फिक्सिंग की ऑफर हुई और वाज़ेह भी कर दिया कि फिक्सर के लिए मुक्के ही काफ़ी हैं और कभी नहीं बिकूंगा।
अच्छी बात है कि इतनी लंबी आपको ऑफर हो रही है, आप करें भैया नहीं, बेचेंगे नहीं मैंने जनाब। जो है ना वो ईमानदारी के साथ काम करना है। हम सबको ये ही सोच रखनी चाहिए, और जब बात हो रही है ईमानदारी की तो ईमानदारी से SOPs पर भी फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बार बार इसलिए की जाती है बात कि शायद कोई एक ही शख्स जो पहले एहतियात ना कर रहा वो एहतियात कर ले, चूँकि एक ऐसी चेन है कि एक जगह से भी तोड़ेंगे तो उसका असर नज़र आएगा। तो इसलिए हम बार बार ये बात करते हैं ताकि ये पैगाम आम हो। 1 साल से भी ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी भी एहतियात का दामन हम थाम नहीं रहे। इसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं। जब बात नुकसान की हो रही है तो लास्ट 24 आवर्स जानलेवा साबित हुए, मजीद 30 अफराद की जान चली गई। अमवात की मजमूई तादाद अब 13,965 हो चुकी है। मुल्क में अब तक सामने आने वाले कोरोना केसेस 6,37,042 हो गए हैं। बिल्कुल, और एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस की तादाद 36,849 है। बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है कि आगे सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। स्कूल बंद होंगे या फिर खुले रहेंगे, वालिदैन को तशवीश है। अहम इजलास इससे मुतालिक आज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबाई वज़राए आला वज़राए तालीम जो है उन्हें शरीक होने का कहा गया है कि आप शरीक हों और फिर मशवरे से आगे फैसला किया जाएगा कि भैया आगे करना क्या है, स्कूल बंद रखने हैं या खुले रखने हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं यकीनन बच्चों की सेहत सबसे पहले है। सेहत पहले है। ये तो हम बात करें, अरहम खान ने हमें ज्वाइन करना था बट आई गेस अभी वो हमारे साथ मौजूद नहीं है, साथ हैं जी। अरहम गुड मॉर्निंग, प्लीज़ इससे मुतालिक बताइएगा क्योंकि ज़ाहिर नजरें इस इजलास पर लगी हुई हैं, फैसला क्या मुतवक्की है, हालात किस तरफ का इशारा कर रहे हैं? शोएब है वो 50-50 है, क्योंकि जो शफकत महमूद है उनकी ज़ेर सदारत आज NCOC का बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। और 2-3 दिन पहले भी हमने देखा कि NCOC ने बहुत अहम और बड़े फैसले दिए थे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बंद कर दी थी। अब ये जो आज डिसीजन होने जा रहा है इसके अंदर बहुत सोच विचार के बाद फैसला होगा, क्योंकि बच्चों का जो पहले ही तालीमी साल है वो काफ़ी हद तक ज़ाया हो चुका है कोरोना की वजह से, और स्कूल बंद रहे हैं। अभी भी 28 मार्च तक इस्लामाबाद में स्कूल बंद है, बाकी दीगर इलाकों में भी स्कूल बंद होंगे। तो अभी चांसेस यही है कि एग्ज़ाम्स का कहा जाए, और आज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है कि जो एग्ज़ाम्स हैं उसको कैंसिल किया जाए क्योंकि बच्चों ने पढ़ाई नहीं की हुई। तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि आज के इजलास में ये कहा जा सकता है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया जाए और पेपर्स लिए जाएं, और जो इलाके कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हैं वहाँ पर यही जो छुट्टियाँ हैं उनको एक्सटेंड कर दिया जाए, और जहाँ पर केसेस थोड़े कम आ रहे हैं जिस तरह से पहले ही चल रहा है कि 50% हाजिरी के साथ उसको कंटिन्यू किया जाएगा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो शफकत महमूद हैं वो पहले भी कह चुके हैं कि हम बच्चों का तालीमी साल ज़ाया नहीं कर सकते। तो आज जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सबकी नजरें हैं। 10-11 बजे इजलास शुरू होगा। चारों जो वज़राए तालीम है वो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। उनसे सिफारिशात मांगी गई थी कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर क्या क्या कुछ किया जा सकता है। सुबह पंजाब है, सिचुएशन दिन ब दिन वर्स होती चली जा रही है। आज भी पाकिस्तान में 3300 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो यूके स्ट्रेन है उसका स्प्रेड बहुत तेज़ है, 70% ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। मोहलिक भी है, इस्लामाबाद दूसरे नंबर पर है जहाँ पर 550 से ज़ायद रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। तो आज जो फैसला है सबकी नज़रें उसके ऊपर हैं। शफकत महमूद जो वज़ीर तालीम हैं वो बहुत सोच विचार के बाद आज फैसला करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में स्कूल खोलने हैं या बंद रखने हैं। मुमकिन तौर पर जो रहा है वो यही है कि कुछ छुट्टियां जो हैं वो जो ज़्यादा कोरोना से मुतासर इलाके हैं वहाँ पर एक्सटेंड कर दी जाएंगी। बाकी जिस तरह से 50% हाजिरी के साथ स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसको कंटिन्यू किया जाएगा। शुक्रिया अरहम, आपने अपडेट किया। इससे मुताल्लिक नज़रें लगी हैं उस इजलास की जानिब। पंजाब की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोरोना केसेस में इजाफा, और अगर हम उसको कंपेयर करें कि सिंध में कोरोना केसेस में कमी है तो आखिर ये क्यों है? ये कैसा वायरस है जो वहाँ तो तेज़ी से फैल रहा है लेकिन यहाँ नहीं फैल रहा? यूके वेरिएंट अगर वहाँ मौजूद है, इस्लामाबाद मौजूद है, ये मुमकिन नहीं है कि वो सिंध में मौजूद ना, क्योंकि सबसे पहले यूके वेरिएंट सिंध में रिपोर्ट हुआ था। और इससे मुताल्लिक कहा गया कि हमने, यानी सिंध हुकूमत ने कहा कि हमने बड़े काम किए इससे मुताल्लिक और उसे कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन जब बॉर्डर सील नहीं है तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि यहाँ पर ये ना हो? और ये कैसे मुमकिन है कि कोरोना की ये जो तीसरी लहर है कराची वालों को छोड़ दे, उस पर मेहरबान हो जाए? इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया मुदस्सिर नज़ीर ने, आपको दिखाते हैं। पंजाब से रोजाना हजारों अफराद कराची आते हैं, कोरोना नहीं लाते हैं। यहाँ SOPs का भी कोई खास ख्याल नहीं रखा जा रहा। फिर करोड़ों की आबादी का शहर कोरोना से कैसे महफूज है?
कराची के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद ना होने के बराबर है, जैसे सर्विसेज अस्पताल, NICVD, अब्बासी शहीद, NICH, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद और डाओ ओजा कैंपस में कोरोना का एक मरीज भी जेर इलाज नहीं। जबकि कराची के बड़े सरकारी अस्पतालों में जना अस्पताल में सिर्फ 3, सिविल अस्पताल में 16 और सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीजेज अस्पताल में 40 कोरोना के मरीज जेर इलाज हैं। मिसाल के तौर पर 21 मार्च को सुबह भर में तकरीबन 9000 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 232 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जिसकी शरह 2.5% है। कोरोना केसेस से कोई हलाकत नहीं हुई। सूबे के 232 नए केसेस में से 90 का ताल्लुक कराची से है। डाओ मेडिकल कॉलेज और कोरोना लैब के हेड डॉक्टर सईद खान कहते हैं, कोरोना की पहली लहर ने कराची को पहले बुरी तरह से अपनी लपेट में लिया, जिसके बाइस शहरियों में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और यही वजह है कि यहाँ कोरोना केसेस में कमी देखने में आ रही है। काफ़ी पहले एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 50-60% लोगों में एंटीबॉडीज़ मौजूद है। एक अभी तक वो पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन वो इन्फेक्टिविटी रेट बताता है कि 50-60% लोग शायद ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके कुछ एक जगह पे। अब अगर हम उसके साथ वैक्सीनेशन सप्लीमेंट कर लें तो वी कैन रीच टू द वर्ड हर्ड इम्यूनिटी, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा ये हो सकता है कि बाकी लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जना अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली भी यही कहती हैं कि कराची के शहरियों में एंटीबॉडीज के बनने से वबा कंट्रोल में है, जबकि पंजाब में शादी हॉल्स और दीगर इज्तिमाआत में SOPs की खिलाफ वर्जी देखने में आई और बैरून ममालिक से आने वालों की तादाद भी यहाँ ज्यादा है। पंजाब में अब बहुत ज़्यादा हाई सर्च हुई है, इसलिए कि बहुत सारे लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करके पंजाब में बहुत आ रहे हैं, स्पेशली UK से। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को कोविड यहाँ पर कराची की फर्स्ट और सेकंड वेव में हुआ है, तो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी तो उनकी डेवलप हो गई है। गो के लोगों को दूसरी मरतबा भी कोविड हो रहा है, लेकिन इम्यूनिटी डेवलप हुई है काफ़ी लोगों की। माहिरीन के मुताबिक डॉक्टर्स भी कोरोना वायरस के लिए कैरियर बन रहे थे, मगर वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के फैलाव में कमी आई है। तो जनाब, ये हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि कराची की क्या सूरत हाल है। बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेहरबान है या नहीं मेहरबान। आगे चलते हैं, बात करते हैं अनदेखा पाकिस्तान की। अनदेखा पाकिस्तान में आपको भी और आपको भी लेकर चलते हैं आज हम जरा हुंजा के, जहां 10,000 फीट की बुलंदी पर है कुछ अनोखा। सिर्फ कुछ नहीं, बहुत कुछ है जनाब। वहाँ पर हमने सुना है कि पत्थर के उकाब भी हैं और इसके अलावा हमने ये भी सुना है कि जनाब 9 चोटियों का नज़ारा भी है। अच्छा, 2 चीज़ें होगी और कुछ रह गया? अरे और भी है। इसकी हकीकत क्या है, इसकी जब हम बात करते हैं तो खबर ये भी है हमारे पास कि 100 साल पुराना कब्रिस्तान भी है। तो इन तमाम चीज़ों की हकीकत है क्या? ये मैं नहीं बताऊंगा, फैसल करीम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। पत्थर नुमा ये उकाब हाथ के बनाए हुए नहीं, बल्कि कुदरत ने इन्हें कई हजार साल से इसी शक्ल में ढाल रखा है। लगता है जैसे ये उकाब यहाँ किसी चीज की रखवाली कर रहे हों। सर नीचे करें तो 10,000 फीट से पूरा हुंजा नजर आता है। सर ऊपर करें तो दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों और कमोबेश 9 पहाड़ी चोटियों का हुस्न नजर आता है। लेकिन कुछ और भी है यहाँ जिनकी रखवाली ये उकाब भी कर रहे हैं, ये पहाड़ी चोटियां भी कर रही हैं और चाचा अली भी। मुकामी आबादी के है तकरीबन ये मेरे 63 साल एज जा रहा है। इस 20-30 साल पुराने जो है ना ये कब्रें थे यहाँ पर। अच्छा, सिर्फ यहाँ पर 3 कब्रें, वो उधर जो है वहाँ इसके 30 साल 32 साल हो रहे। बाकी जितना इधर भी नीचे है, इधर यहाँ पर है, ये बहुत ओल्ड है। यानी हकीकत में ये जगह एक कब्रिस्तान है जहाँ मकामी अफराद को दफन किया जाता है, और आज से नहीं 100 साल पहले से। तो आखिर क्या है इस जहाँ पर आप बैठे, ये नूराबाद भी कहते हैं इसको, आगा खान टिकरी भी कहते हैं और नूर टोक भी कहते हैं। अवाम का कब्रिस्तान की जगह था, ये उनको गिफ्ट में दिए तोहफे में, क्योंकि यहाँ पर कब्र बनाना काफ़ी मुश्किल हुआ है। एक हेड की शक्ल में, दूसरा एक बॉडी की शक्ल में ईगल नुमा पत्थर है। जबकि यहाँ पर अल्लाह ने एक
पत्थर की शक्ल में ईगल जैसे बनाए है। सयाहों की यहाँ आने की एक वजह और भी है। भला ऐसा कौन सा कब्रिस्तान होगा जो हजारों फीट बुलंदी पर वाक़ हो और जहाँ से आपको एक दो नहीं कमोबेश 9 बर्फीली चोटियों का नजारा देखने को मिले। वो उसे कहते हैं शिलिंग पीक। आगे कार्नर में जो है दोनों खाकी पहाड़ों के दरमियान में राइट साइड पर जो बादल है और मामूली से वो सेंटर में खुशक जैसे नजर आते, वो वन है। दूसरा वो लंबा जो रिच है। उसके बाद आगे थोड़ा सा ढलान है बर्फ पोश, वो दीरान पीक। उसके बाद इधर बादल पर उठे हुए वो एरिया हो, उस पहाड़ को कहते हैं गोल्डन पीक। ये जो ऊंची पहाड़ है ये तो सबको पता है कि वो रक्कापोशी है। उसके बाद ये यहाँ पर जो ना ये खाकी जो ना पहाड़ नहीं, उसके सिर के ऊपर वहाँ पर भी बर्फ है, वो सोरी पीक। उसके साथ जो नीचे बिल्कुल खाकी जैसे बर्फ दरमियान में नहीं, उसके ये बुनियाद वो लेडी फिंगर है। और उसके साथ जो है वो उत्तर पीक, उसके फिर लेफ्ट उत्तर 1 फिर उत्तर 2। यहाँ से तकरीबन 9 पीक जो है ना छोटे बड़े। जन्नत नज़ीर हुंजा के इस मुनफरिद मुकाम दोईकर के शहर खामोशा में आकर वक्त की रफ्तार जैसे थम सी जाती है। लेकिन एक बुरी आदत जो नहीं थमती वो है गंद फैलाने की। यहाँ जनरल भी आते हैं, वजीर भी आते हैं और सफीर भी आते हैं। जहाँ कहीं भी आप विजिट पे जाते हैं उन जगहों पर सब उन्हें सफाई के ख्याल को आपको याद करें। अनोखा कब्रिस्तान है जहाँ उकाब की शक्ल के टीले, जहाँ से हरी भरी वादी नजर आती है, बर्फीली चोटियां नजर आती हैं, लेकिन सफाई नजर नहीं आती। सैयद फैसल करीम, दोईकर, हुंजा, समा। तो जनाब फैसल तो चले गए, अब जब हमें छुट्टी मिलेगी हम भी जाएंगे। जब हमें हैप्पी छुट्टी मिलेगी, भी छोटी छोटी सी खुशी मिल रही है, छोटी सी ब्रेक मिल रही है, वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर यानी कराची की। रोशनियों का शहर है, इसका बुरा हाल है। बुरा हाल तो है, लेकिन फिर भी कोई जब इस शहर में आता है तो वो इस शहर की रोशनी में गुम हो जाता है, एंजॉय करता है। जैसे कि इस वीकेंड आई थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, उनका डिटेल इंटरव्यू कुछ देर में आपको दिखाएंगे, लेकिन झलकियां जरा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। छापा पे आ गया जी। आपा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने नहीं घबराना। फ्यूल ही खत्म हो गया। उसी तरह फ्यूल खत्म हुआ जैसे आजकल पीडीएम का खत्म हुआ। ये खतरों से खेलना तो मेरा फन है और खतरों से खेल के जीतना मेरा पैशन है। आपा का गुजारा होता है तनख्वाह में? नहीं होता, मुझे तनख्वाह मिल ही नहीं रही। आपा तनख्वाह नहीं मिली, एहतजाज करें। अब एहतजाज अपनी दुकान पे बैठ के कैसे करूं? तो जनाब आपा को तनख्वाह नहीं मिल रही, आपा ने कितना एंजॉय किया, श्रीप से क्या क्या बातें की, ये हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। अब जरा वापस चलते हैं कराची की तरफ। वैसे हम तो कराची में रहते हैं, मसलों की तरफ काम है कि हम ये मसले देखते हैं, लेकिन वो लोग जो कराची के मसलों को हमसे ज़्यादा बुरे तरीके से देख रहे हैं वो हैं जिनकी टूटी फूटी सड़कों की वजह से जिनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, हिचकोले खाती गाड़ी जिनको ज़्यादा मुतासर करती है। क्योंकि होता यही है कि मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। शहर की हालत ज़ार क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही, सिर्फ होती हैं तो बातें। जमजम सईद ने रिपोर्ट तैयार की है। इस वक्त कराची की सड़कों की सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर, सबसे ज्यादा नजरअंदाज कराची की टूटी सड़कें यहाँ के शहरियों की फूटी किस्मत का हाल बयान करती हैं। इतने गड़े शायद चांद पर भी ना हो जितने रोशनियों के शहर के रास्तों पर हैं। यही वजह है कि मिनटों का सफर भी घंटों में तय होता है। बल्दिया रोड की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर सड़कों की हालत इतनी ज्यादा बदतर है कि गाड़ी भी डगमगाती हुई गुजरती है।
कराची की सड़कों पर सफर करना गोया खुद को जहनी अजियत देने के मुतरादिफ है। कि जब जंप लगते हैं तो खड्डों में बुजुर्ग बंदा नहीं जा सकता, हम लोग खुद इतने परेशान हैं, क्या कर सकते हैं हम। 20 साल यहाँ रह रहे हैं, जब से हम देख रहे हैं ये रोड ऐसे ही के ऐसे ही है। जो भी आता है हमसे वोट लेके जाते हैं, दावा ये करते हैं कि हम इस रोड को बना देंगे, लेकिन आज तक कोई भी आगे नहीं है। इस रूटों की वजह से काफ़ी हम परेशान हैं। इन गड्ढों की वजह से कोई हमारे साथ सवारी बैठती नहीं है, और बैठती है तो इस गड्ढों में आके बेचारी औरतें मार्केट के जा रही होती हैं, जब वापस आती हैं तो उनके कमरों का खाना ख़राब हो जाता है। अगर 4 की चौरंगी का रुख करें तो यहाँ भी टूटी फूटी सड़कें शहरियों का मुंह चढ़ाती हैं। बुढ़ी हड्डियाँ क्या करे, खड्डे बहुत हैं, हाँ चल नहीं सकती हूँ, घुटनों में दर्द होते हैं, कंबर में दर्द होते हैं। बेड़ा गर्क करा हुआ है चौरंगी का, आने जाने का रास्ता कोई है ही नहीं, यहाँ पे परेशानी होती है लोगों को। एक औरत भी गिर गई थी मोटरसाइकिल पे यहाँ पे। शहरी कहते हैं कि इन सड़कों पर हादसात मामूल की बात है। कराची की ये टूटी फूटी सड़कें सिर्फ ट्रैफिक जैम ही नहीं बल्कि खतरनाक हादसात का भी सबब बन रही हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। तो जनाब, कराची में हम देखते हैं कि मिनटों का सफ़र घंटों में तय होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर टूटी फूटी सड़कें हैं, और टूटी फूटी सड़कों से जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखने में आती हुई होती है कि आपको कमर के दर्द का मसला बहुत रहता है। एग्जैक्टली, इवन यंगस्टर्स, स्पेशली अगर हम यंग लड़कों की बात करें, जो बाइक चलाते हैं, जब वो घर पहुँचते हैं तो कहते हैं कमर में स्पेशली जो बैक पेन यानी लोअर बैक पेन है वो उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। इलाज भी करवाना चाहें तो एक तो ऑप्शंस क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरा ये कि क्या वाकई एक बार कमर का दर्द अगर हो जाए तो क्या वो मैनेज होता है या कि वो ट्रीटेबल होता है? आज हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शबाना इज विद अस टुडे। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कॉजेस की बात कर लेते हैं कि कराची जैसा शहर, क्या मसला सिर्फ एक ये टूटी फूटी सड़कें और बाइक राइडर्स का मसला है या कि ये ओवरऑल सबका ही मसला होता चला जा रहा है? गाड़ियाँ, साइकिलें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का, और सबसे बड़ी बात ये कि अवेयरनेस देने का स्पेशली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो दर्द है, कमर का दर्द, कि हमें हर एक ने इसको कम से कम किसी एक दफ़ा तो एक्सपीरियंस किया होता है बैक पेन को, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो। उसकी कई रीज़न हैं, जैसे आपने बताया कि सवारी की वजह से, मोटरसाइकिल की वजह से, ये भी एक कॉज है, ये भी एक कॉज है। इसके अलावा भी डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं, एज रिलेटेड भी होता है, फिर मस्कुलर भी होता है, गलत बैठने से, गलत उठने से, इसकी वजह से भी होता है। बहुत सारे इसके कॉजेज़ हैं। लेकिन अगर हम अभी बात करते हैं सवारी की कि क्यों होता है मोटरसाइकिल पे सवार होने से, क्योंकि देखें रोड गड्ढे होते हैं, सब कुछ होता है, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बतानी चाहिए या हम लोगों को भी करनी चाहिए, वो ये कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो, कोई सफ़र कर रहे हो, आपने अटेंटिव रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप अटेंटिव रहें। अगर आप जैसे रक्शे में सफ़र कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे सफ़र कर रहे हैं, तो आप अगर मोबाइल पे लगे हुए हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो क्या एकदम से आपको गड्ढा आया तो एकदम से आप को झटका लगेगा, और ना सिर्फ बैक बल्कि आपकी एल्बो, आपकी शोल्डर, आपकी रिस्ट, इसकी भी आपको इंजरी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि गड्ढा आया तो फिर आपको उसके लिए एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन कुछ सड़कें तो ऐसी मैंने देखी हैं कराची में जो है ही टूटी फूटी, गड्ढे नहीं, मतलब एक जगह नहीं, पूरी सड़क पे गड्ढे गड्ढे हैं बेचारे। मतलब जो पहला असूल तो यही रखना है कि आपने अटेंटिव रहना है। मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपने सारी चीज़ें बंद करके आपने सिर्फ जो है उस तरफ आपने अटेंशन रखनी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है आपने प्रिकॉशन करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट उस प्रिकॉशन में ये है कि आपने अपनी बॉडी की पोजीशन कैसी रखनी है, स्पेशली जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं। स्ट्रेट ऐसे देखिए, नॉर्मली ये होता है कि ये एक ये टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर हम इसको कवर करना चाहें ना, इसको काफ़ी घंटा चाहिए कम से कम, इसकी मैनेजमेंट, इसके कॉजेज़ और किस तरह हमने पोजीशन रखनी है। ये इतने छोटे वक्त में चलें थोड़ा ब्रीफ हम कर लेते हैं। उसमें यह है कि जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्पेशली साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो उसमें सबसे पोजीशन ये होती है कि हम यूँ स्टिफ, आपने देखा होगा कुछ लोग इस तरह स्टिफ होके जो है वो गाड़ी चला रहे हैं। आपने एक तो अपनी कमर को स्टिफ नहीं रखना, बिल्कुल रिलैक्स रखना। हाँ, मैं बता रही हूँ कि उसमें ये होता है कि जब आप स्टिफ रखते हैं तो उससे क्या होता है कि एक तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है आपके मसल, और झटका आया तो दोबारा उसमें और ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने हाथ, और आप सीट से पीछे होकर, कुछ लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, जब आप सीट से पीछे होकर चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपका शोल्डर, एल्बो और रिस्ट, इनका एंगल जिसे हम अल्फ़ा एंगल कहते हैं, ये अल्फ़ा एंगल जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और जितना अल्फ़ा एंगल डिस्टर्ब होता है उतना आपकी बैक के ऊपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं गैप आ गया, ये नहीं
हल होता मसला? नहीं, गैप की बात नहीं है। बात ये होती है कि लोग ये कहते हैं अगर आपके भाई को कमर का दर्द हुआ, उसने जो इलाज किया, आप समझते हैं कि वही इलाज ये तो सबसे गलत बात है। ये ज़रा सबसे गलत। आपका मसला हो सकता है मुख्तलिफ हो। बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। देखिए इसकी कई रीज़न है। एक तो मैंने आपको बताया मस्कुलर वीकनेस है। मस्कुलर वीकनेस, आप गलत पोस्चर। अब जैसे मैं ये बात पूरी कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी, चीज़ है। प्लीज़। ये ऐसा कि अगर हम सोफे पे बैठते हैं तो क्या होता है, हमारा हिप नीचे चला जाता है, घुटना ऊपर आ जाता है। तो जब हम उठते हैं, एक तो हमारी कमर पे आया और उसके अलावा हमारे घुटने पे प्रेशर आ गया। आपने जब भी उठना है, आपने थोड़ी ऊंची चेयर लेनी है। जब भी आप बैठें, ये आप एक असूल बना लें कि बैठें तो आपका हिप जॉइंट जो है वो आपके नी से नीचे हो, घुटने आपके नीचे होने चाहिए, ताकि जब आप उठें तो आपके घुटने पे भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपकी कमर पे भी प्रेशर। यानी ये जो थाई है ये स्ट्रेट होनी चाहिए या थोड़ी सी यूं होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए और आप थोड़े से ऊंचे होने चाहिए। अभी जो आप बैठे हैं ना, आप ये तो तभी मुमकिन है जब थोड़ी सी हार्ड सरफेस होगी और बहुत ऊंची ना हो। नहीं, हार्ड सरफेस नहीं, आप चेयर लें, जैसे डाइनिंग चेयर है वो ऊंची होती है ना, ऑफिस चेयर जो है वो भी ऊंची होती है, तो उस तरह से लें। अब साहब क्योंकि वक्त कम है, बस एक सवाल और कर लेता हूँ कि व्हाट मे बी द रीज़न कि आपको क्यों ये हुआ? वो चाहे मस्कुलर था, बोन का था, नर्व का था, जी जी, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हल हो जाता है या कि आपको बाकायदा कोई फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है और मेडिसिन लेनी पड़ती हैं? देखिए, अगर आपका मस्कुलर है तो आप जाहिर सी बात है गाइडलाइन किसी डॉक्टर की होगी तो प्रॉपर वो आपको पॉस्चर बताएगा। दूसरा, आपने लेट के जो है कोई भी अपनी एक्टिविटी नहीं करनी। सबसे अहम चीज़, सॉफ्ट आपने मैट्रेस नहीं लेना। जब आप सॉफ्ट मैट्रेस लेते हैं, आपकी स्पाइन ऐसे झूले की तरह नीचे चली जाती है और आपको प्रेशर आता है। सॉफ्ट आपने गद्दा नहीं लेना, सॉफ्ट आपने जो है सोफ़ा नहीं लेना, आपने हार्ड और ऊंची चेयर लेनी है। अपना पॉस्चर, और अगर आपको कोई बोन का प्रॉब्लम है, डिस्क का, जैसे आपने कहा गैप ज़्यादा हो गया, तो उसका भी ट्रीटमेंट है। उसका ट्रीटमेंट इस तरह है कि अगर हम जैसे बोन्स जो हैं वो डायरेक्ट नहीं होती, उसके ऊपर मसल्स चिपके हुए होते हैं, आपने देखा होगा। जैसे अगर टेंट ढीला हो जाए, अगर हम उसकी रस्सियाँ खींचते हैं तो टेंट ऊपर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से गैप क्यों हो जाता है? गैप इसलिए हो जाता है, ये जैसे मोहरे हैं, इसके अंदर ये आपको नज़र आ रही है, ये डिस्क है। ये डिस्क के अंदर 80% पानी होता है। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, ये पानी खुश्क हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है जो एज के साथ होती है। और जो लोगों में, तो ये जब डिस्क आपकी स्लिप हो जाती है या आपका पानी बाहर लीक कर जाता है किसी भी वजह से, तो ये मोहरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने से आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये जो है ये नर्व्स हैं। ये जो नर्व्स हैं ये आपकी टांगों में और जिस डिफरेंट एरियाज़ के मसल्स को प्रेस हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जब ये बोन्स करीब आ गई, इनके ऊपर मसल्स होते हैं। अगर हम उन मसल्स को स्ट्रेंथन कर दें, उन मसल्स की एक्सरसाइज करा के, तो ये बोन्स जो हैं अपनी जगह पे मतलब थोड़ा सा स्पेस हो जाता है। दैट मीन एक्सरसाइज से ये मामला बेहतर हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ दो उसकी मैनेजमेंट के तरीके होते हैं। एक, आपने पेन मैनेज करना है। पेन मैनेजमेंट के लिए जो है थर्मोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, और फिर डिफरेंट टाइप की मेडिसिन भी दी जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है। तो उसमें ये होता है कि उससे पेन ख़त्म होता है। जैसे मैं टाइम कम है लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो WHO मैनेज करती है पेन को, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक फर्स्ट स्टेप, जब माइल्ड पेन होता है तो उसमें जो है ओपियाइड मतलब एनाल्जेसिक्स दी जाती हैं, हल्की फुल्की दर्द की दवा। उसके साथ जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पॉस्चर करेक्शन आ गया, उसके बाद एक्सरसाइजेज आ गई या फिर बेल्ट रिकमेंडेशन। और अगर मॉडरेट होता है, वो सेकंड स्टेप कराता है। उसमें ओपियाइड यानी एक ड्रग्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करके जो है वो आपके दर्द को मैनेज करती हैं और एनाल्जेसिक देते हैं। प्लस जो है वो उसके साथ जो है हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें फिजियोथेरेपी वगैरह भी आती है। थर्ड जो है वो होता है सिवियर स्टेज। सिवियर में जो है वो उसमें नहीं, सर्जरी नहीं होती, उसमें स्ट्रॉन्ग ओपियाइड्स दिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग, और उसके साथ एंटी डिप्रेसेंट या फिर कोई भी जो है वो नींद की दवाएं प्लस मतलब जो फिजियोथेरेपी। ठीक है, दवा अहम है लेकिन ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तीनों चीजें मिलकर ही जो है वो कभी भी कोई एक चीज जो है वो आपको, इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराए, बजाय इसकी कि आप फौरन से कहते हैं हमने ऑपरेशन कराना है। ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर्स आजकल अगर आपका कमर का दर्द होता है, इवन जब आपकी नर्व माइलोपैथी कहते हैं, जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी, ये स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर से जा रही है ना, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है जो कि ब्रेन की कंटिन्यूएशन है। अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी कंप्रेस हो रही है तो डॉक्टर कहते हैं कि फिर भी वो जो है 60 to 65% जो केसेस है ना वो भी ठीक हो जाते हैं 3 महीने में। लेकिन उसको फॉलो अप रखा जाता है। अगर आपका यूरिन कंट्रोल, स्टूल कंट्रोल या फिर आपके मसल्स वीक हो रहे हैं, पैरालाइज की तरफ आ रहे हैं, तो डॉक्टर फॉलो अप पे रखते हैं और फिर सर्जरी रिकमेंड। अब तो एंडोस्कोपी सर्जरीज हैं, 1 हफ्ते में पेशेंट भागने दौड़ने लगता है। अब तो सर्जरीज बहुत
बहुत ईजी हो गई हैं और कभी भी आप लोगों ने डरना नहीं है। अगर आपका सर्जन कहता है कि सर्जरी करनी है और आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप कभी भी जो है उससे घबराना नहीं है। एंड फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट द अर्लियर द बेटर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रही थी। तो जनाब एहतियात करें, क्योंकि एहतियात करना ज़रूरी है। ठीक है, हम समझते हैं कि सड़कों की हालत कुछ ऐसे, लेकिन आप अपनी हालत पे फिर रहम कर लें, आप खुद कुछ कर लें ताकि आप इन मुश्किलात से बच सकें। चले जी, बढ़ते हैं आगे। जश्न बहारा की बात करते हैं, जिसकी मुनासिबत से लाहौर का लिबर्टी चौक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई हैं, अहम शराएं, वहाँ का हाल भी कुछ ऐसा ही शहर लग रहा है, बड़ा खूबसूरत, बल्कि कहना चाहिए मज़ीद प्यारा हो गया है लाहौर हमारा। आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में जश्न बहारा, खूबसूरत रंग बिखेरती रोशनियों ने चार चांद लगा दिए। स्मार्ट लॉकडाउन में चौकों और शाहराहों पर लगी ये दिलफरेब रोशनियां शहर की रौनकें बढ़ा रही हैं। लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है और हमें इसको देखना चाहिए। जो लोग नहीं आए हैं उनको भी चाहिए कि वो आके देखें। अच्छा ये एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे फैमिली के साथ आप इसको बड़ा अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइटिंग है और फैमिली बहुत अच्छे सिनेरियो यहाँ पे। गुलबर्ग, जेल रोड और माल रोड समेत दीगर शाहराहों को सजाया गया है, जो शहरियों को दावतें नजारा दे रही हैं। लॉकडाउन के बायस शहर में जश्न बहारा की सरगर्मियां तो बंद हैं, मगर सड़कों पर रोशनियां बिखेरते बरकी कुमकुमे लाहौर को काबिले दीद बना रहे हैं। कैमरामैन जवाद याहिया और मोहसिन इकबाल के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। हमारा लाहौर, प्यारा लाहौर। चलें जी आगे बढ़ते हैं, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह। लड़कियां अब किसी से भी पीछे नहीं रही हैं। हमारी कुड़ियां तो अब दहशतगर्दों को भी चैलेंज दे रही हैं। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तरबियत हासिल करने वाली लड़कियों का हौसला बुलंद है। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर किसी लड़की को पुलिस का हिस्सा बनना है तो क्या ये आसान है, और क्या ये इतना आसान है जितना कि अब हम समझने लगे हैं। हमारी दबंग रिपोर्टर शाहीन शहजादी ने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, आज आपको दिखाते हैं। लाहौर का चुंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जहां कौम की बेटियों को तरबियत दी जाती है दहशतगर्दों, चोरों और जराइम पेशा अफराद से निपटने। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने आई खवातीन की ट्रेनिंग का आगाज होता है सुबह सवेरे पीटी से। आधे घंटे की वर्जिश से खवातीन पुलिस का ये दस्ता चाको चौबंद हो जाता है। ट्रेनिंग जो हमारी बहुत मुश्किल होती है, उसमें काफ़ी हर्डल्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। उसमें हमारे हाथों में गन्स पकड़ के छाले बन जाते हैं, हमारे पाँव में काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5। मुश्किल हालात में अपना दिफा कैसे यकीनी बनाना है, ये गुर दूसरे मरहले में सिखाए जाते हैं। ताव पेच का दौरानिया 1 घंटे तक चलता है। आवाम कह देती है कि पुलिस करप्ट है, लेकिन हैरत होती है कि वो इतना बड़ा जुमला किस तरह से बोल देते हैं कि यहाँ पर हम जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, वो हम लोग अंदाजा। 2 हफ्तों में एक बार घर वालों से मुलाकात की इजाजत भी दी जाती है। इनको हर मंथ में 2 लॉन्ग वीकेंड दिए जाते हैं। मतलब 2 लॉन्ग वीकेंड से मुराद है कि जुम्मे वाले दिन को छोड़ा जाता है और संडे को इनकी वापसी होती है हर 15 दिन बाद। जो नज़दीक की ट्रेनिंग हैं, अगर ना जाना चाहे तो वो हर वीकेंड पे भी घर जाती हैं। पीटी से परेड तक 270 दिनों की ये तरबियत एक आम सी लड़की को मुआशरे में होने वाले जुराइम से मुकाबले और खात्मे के एतबार से इस कदर मजबूत बना देती है कि अमली मैदान में इन्हें अपना आप कहीं भी कमजोर महसूस नहीं होता। कैमरा टीम के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। तो जनाब अब आपको बताएंगे कि हर साल 24 मार्च को टीबी से बचाव का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में टीबी एक बड़ा मसला है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के जरिए एक मुतासरा फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल हो जाती है। टीबी से हलाक होने वाले 90% से ज़ायद अफराद की अगर हम बात करें तो उनका ताल्लुक कम आमदनी वाले तरक्की पजीर ममालिक से होता है। इसकी बुनियादी वजह है कि लोगों को ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर हवा और पानी
पानी के निकास का मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं होता। इसके अलावा इस बीमारी से मुताल्लिक आगाही का ना होना भी इसके फैलाव का सबब बनता है। तो जनाब, इसका फैलाव एक बहुत बड़ा मसला भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान को इस मरज़ पर काबू पाने के लिए इमदाद मिलती है। इस मरतबा भी पाकिस्तानियों को अच्छी खासी इमदाद मिली है। पाकिस्तान को अगर हम कह दें अच्छी खासी इमदाद मिली है, जो कि पाकिस्तान में जो इसके मरीज़ हैं उन पर इस्तेमाल की जाएगी। अब सवाल ये है कि हुकूमत और जो पार्टनर है इस पर किस तरह से काम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डायरेक्टर पंजाब टीबी कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब, और इसके साथ ही निजी NGO की सरबराह डॉक्टर फरखंदा अतहर साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर आसिफ साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आती हूँ। गुड मॉर्निंग। कहिएगा, टीबी का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, इसका थीम क्या रखा गया इस दफ़ा? जी, इस दफ़ा का जो थीम है वो है क्लॉक इज़ टिकिंग। तो क्लॉक इज़ टिकिंग से मुराद हमारी ये है कि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है और टीबी जो है बहुत तेज़ी से फैल रही है और हमने इसको ख़त्म करना है। हमने 2018 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने UN की असेंबली में एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसके मुताबिक हमने 2030 तक हमने अपने मुल्क से टीबी को ख़त्म करना है। उसके लिए तो 2020-2025 के लिए डिफरेंट टारगेट सेट किए गए जिनके ऊपर हमने काम करना है और अपने इन टारगेट्स को अचीव करना है। तो हमें ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि हम बड़ी तेज़ी से 2025 और 2030 की जानिब बढ़ रहे हैं, इस दफ़ा का जो थीम रखा गया है वो वर्ल्ड द क्लॉक इज़ टिकिंग है। ठीक है डॉक्टर फरखंदा, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह आसिफ साहब ने भी एक्सप्लेन किया द क्लॉक इज़ टिकिंग, और ज़ाहिर है हम अपने गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं और उनको अचीव करना एक बुनियादी ज़ाहिर है बात होती है। लेकिन इस साल यानी 2020 में अगर मैं बात करूँ, 2020 और अब 21 स्टार्ट हो चुका है, एक बड़ा मसला कोविड का रहा। इस कोविड के इशू ने इस प्रोग्राम को हिट किया, इसको काबू पाने के लिए जो हम कोशिशें करते हैं उनको स्लो डाउन किया। जी, कोविड का मसला जो है उसने जी कोविड का मसला जो है इसने काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया टीबी के प्रोग्राम को भी, और ख़ास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका असर हुआ, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में तकरीबन 80% जो हेल्थ सीकिंग है प्राइवेट सेक्टर से होती है। और मर्सी कोर जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट का सेक्टर है वो टीबी के सर्विसेज प्रोवाइड करता है फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, लेकिन जो तकरीबन 70-80% लोग जो प्राइवेट सेक्टर से हेल्थ केयर लेते हैं वो उसके लिए मर्सी कोर सपोर्ट कर रहा है और गवर्नमेंट के साथ मिलके क्लोजली काम कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में जब कोविड फैला तो उससे लोगों का आना जाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। बहुत सारे क्लिनिक्स बंद हो गए, बहुत सारे क्लिनिक्स ने अपनी सर्विसेज महदूद कर दी, बहुत सारे क्लिनिक्स ने अपने स्टाइल जो है बदल दिए, जिसकी वजह से मुतासिर तो हुआ, लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उसको एडजस्ट करना शुरू कर दिया और अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई हैं। तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, हमें इसकी तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, तो पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि तकरीबन 5 लाख अफराद टीबी का शिकार होते हैं नए हर साल, और 45,000 के करीब हम बात होती हैं। तो अगर हम इस तरह देखें तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, और टीबी जो है पाकिस्तान का मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीबी 100% काबिल इलाज है और प्रिवेंटेबल है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ वो मैयर्स जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें कम्युनिटीज़ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम हासिल कर सकें, और कुछ बहुत ही आम किस्म की अलामात हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन 2 हफ्ते की खांसी अगर कहीं भी हमें नज़र आए किसी शख्स को, या कुछ और अलामात जो मुमकिन तौर पर टीबी की अलामात हो सकती हैं, जैसे खून में बलगम में खून का आना, पसीने आना, रात को हल्का हल्का बुखार होना, भूख कम लगना, वज़न कम हो जाना, इस तरह की अलामात जहाँ भी कहीं नज़र आए, हमें चाहिए कि हम उस शख्स को एनकरेज करें कि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ पर जाए चेकअप के लिए। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि क्या इस माहौल में, क्योंकि ज़ाहिर है टीबी यानी सांस का मसला एक सिम्टम है और कोविड में भी ऐसे मामलात रहे, तो क्या ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हुई कि एक शख्स कन्फ्यूज़ हुआ कि ये कोविड का सिम्टम है या कि टीबी का मामला है? जी बिल्कुल, बाज़ लोग इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनकी अलामत तो समझते हैं कि मिलती जुलती होती है, लेकिन जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो वो आपको
बिल्कुल ठीक से गाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये निशानी एक बताना चाहती हूँ। ये एक छोटा सा टीबी का ब्रोशर है जिसमें ये 6 पत्तियों का निशान है। ये निशान जिस भी हेल्थ फैसिलिटी है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, छोटा क्लिनिक हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, इस हॉस्पिटल पर चले जाएं। वहाँ पर आपका फ्री तशखीस भी होगी और फ्री इलाज भी होगा, फ्री मेडिसिन भी मुहैया की जाएगी और कोविड और टीबी के हवाले से जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी आपकी सॉर्ट आउट की जाएंगी और आपको इस सिलसिले में प्रॉपर गाइडेंस दी जाएंगी। तो ये 6 पत्तियों का निशान जो है इसको याद रख लें। मैं इस फोरम के हवाले से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी पाकिस्तानियों से कि वो इस 6 पत्तियों के निशान को याद रखें और जहाँ कहीं भी ज़रूरत महसूस हो यहाँ पर गाइड कर दें पेशेंट को, वहाँ पर वो खुद ब खुद इसकी तमाम चीज़ों की केयर कर लें। ठीक है आसिफ साहब, एक बात और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ज़ाहिर जिस तरह महक ने भी इनिशियली बताया कि इस साल ग्रांट बहुत ज़्यादा मिली, एक तो अगर आप फिगर शेयर कर सकें कि ग्रांट कितनी मिली है और जब ग्रांट ज़्यादा मिली है और ऐसे में हमारे टारगेट सेटिंग है, हमने 2030 तक टीबी फ्री पाकिस्तान बनाना है, तो इस साल का टारगेट क्या सेट किया है, कैसे इस प्रोग्राम को आप लोग आगे लेकर जाएंगे इन पंजाब, क्योंकि ज़ाहिर पंजाब मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। जी, ग्रांट तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को मिल रही है और अभी भी जो 2021 से लेकर 2023 का जो पीरियड है इसके पीरियड के लिए भी हमें ग्लोबल फंड जो है ग्रांट दे रहा है और ग्लोबल फंड हमेशा से ग्रांट देता आ रहा है टीबी, एड्स और मलेरिया के ख़ात्मे के लिए। तो अभी जो 2020 के जो हमारे टारगेट हैं उसके मुताबिक हमने पंजाब में 2,40,000 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट करने हैं और पंजाब में जो आम आबादी के लिहाज से अगर देखें तो केसेस की तादाद जो है अराउंड 3 लाख है जो हर साल नए केसेस बनते हैं। तो उनमें से 2,40,000 केसेस को हमने करंट 2021 में डिटेक्ट करना है। उसमें जो पब्लिक सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं पंजाब में 650 फैसिलिटीज़ जो हैं हमारी वो टीबी की फ्री डायग्नोस्टिक और फ्री ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं और जो भी पेशेंट वहाँ पे आता है उनसे कोई कॉस्ट नहीं ली जाती। इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है हमारा, उनकी जो आइडेंटिफाइड जीपीज़ हैं उनको ट्रेन किया गया है और वहाँ पे भी अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन और डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारा प्राइवेट सेक्टर का जो इंतज़ाम है वो भी थ्रू प्रोविंशियल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ही होता है और हम ही इसको देखते हैं और इसको सुपरवाइज करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी एक और चीज जो बिल्कुल, और डॉक्टर साहब इसके साथ साथ मुझे लगता है कि आगाही का जो हमारा है वो भी बड़ा मौसर होना चाहिए ताकि इस बीमारी पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। बेहद शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आसिफ और डॉक्टर फरखंदा अतहर हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते जनाब, अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, फैसला महफूज किया गया है, ये महफूज फैसला कब सुनाया जाएगा? जी देखिए, आज ही ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि हुक्मनामे का इंतजार किया जाए, जिसके बाद फारूक नाइक जो है वो कमरा अदालत के बाहर ही मौजूद हैं। आज उनकी जानिब से अदालत में इस दरखास्त की काबिल समात होने पर ही दलाइल दिए गए हैं, क्योंकि पहला सवाल ही अदालत की जानिब से ये किया गया था कि जब आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है कि पार्लियामेंट के अंदरूनी किसी भी मामले को अदालत के सामने चैलेंज नहीं किया जाएगा तो किस बुनियाद पर इस दरखास्त को सुना जाए। तो इस पर फारूक नाइक की जानिब से ये कहा गया है कि वो किसी हाउस के प्रोसीजर या बिजनेस को चैलेंज नहीं कर रहे, सिर्फ 7 मुस्तरद वोटों को चैलेंज कर रहे हैं जिन्हें गलत तौर पर मुस्तरद किया गया। और यूसुफ रजा गिलानी अब भी अक्सरियत रखते हैं और चेयरमैन का हक भी उनका ही है। ठीक है सुहेल, आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। छापा पै गया जी आपा। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने नहीं घबराना। फ्यूल ही खत्म हो गया। उसी तरह फ्यूल खत्म हुआ जैसे आजकल पीडीएम का खत्म हुआ। ये खतरों से खेलना तो मेरा फन है और खतरों से खेल के जीतना मेरा पैशन है। आपा का गुजारा होता है तनख्वाह में? नहीं होता, मुझे तनख्वाह मिल ही नहीं रही। आपा तनख्वाह नहीं मिली, एहतजाज करें। अब एहतजाज अपनी दुकान पे बैठ के कैसे करूं? वेलकम बैक। तो जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, बड़ी बात कर रहे थे, वो खबर है पंजाब की मुर्शीद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कराची पहुंची। समंदर की उन्होंने सैर की। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कराची और समंदर की सैर ना करें?
फिरदौस आशिकमान साहिबा ने कराची के साहिल पर कश्ती चलाई, जेट स्कीइंग की और नया दिन के एंकर मोहम्मद शुएब से खूब मज़े की बातें की। इंकशाफ भी कर दिया कि उन्हें तो पता नहीं कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। कितने महीने थे? 6 महीने से तनख्वाह का घर कैसे चल रहा होगा, ये मेरे भी ज़हन में सवाल था। तो आपको दिखा देते क्या क्या बातें हुई, कितने मज़े की बातें हुई, क्या शुएब ने सवाल पूछे, उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। छापा पे गया जी। छापे पे आ गए, पुलिसा आ गई। आपा किधर जा रही हैं? बस मैंने कहा कि ये सारा दिन आप लोगों से छुपा के कहीं कोई 2 लम्हे सुकून के गुजार लो। समा तो छुपना मुश्किल नहीं है, मुमकिन है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ समा पहुँच गया। क्या बात है। आपा आई है जनाब कराची में, और आपा का कराची का नया दिन कैसा होता है? आपा कहाँ घूम फिर रही हैं, समंदर एक्सप्लोर कर रही है, जरा आपा से करेंगे कुछ चटपटी सी बातें। नो सियासत, ओनली मस्ती। आपा मैंने सुना पैरासेलिंग करने आई हैं। इरादा तो यही था। अच्छा, और क्या हुआ? मैं रंगे हाथों पकड़ी गई। नहीं हमने तो पकड़ा आपा, लेकिन मैंने सुना है कि आप पैरासेलिंग करने आई लेकिन इनकार हो गया। असल में आए तो इसी नीयत से हैं, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा विंडी है आज और रिस्की है, मैं तो इस एडवेंचर में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हवाएं मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। हवाओं ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बहुत भारी पर्सनैलिटी आ चुकी है, सियासी तौर पर तो भारी है ही है, लेकिन जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हमें हर लिहाज से भारी नजर आते हैं। चूंकि अभी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब यकीन जाए 2-4 मिनट के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं देंगी, मेरी बोलती बंद हो जाएगी। आपा बंडल आइलैंड की तरफ मैं देखा था, आप देख रही थी, क्या आप भी कोई ख्वाब देख रही थी कराची वालों की तरह कि ये है वो बंडल आइलैंड कि जहाँ पर शायद कभी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स बनेंगी, जो कि हमने देखा कि इस्लामाबाद में बनी, इमरान खान साहब ने बैलेटिंग की, एक गरीब का सोचा गया। देखिए ये कराची वाले ही नहीं सिर्फ सोच रहे, इमरान खान साहब, पीटीआई की आदत और मौजूदा हुकूमत आपकी सोच रही है। और ये सिर्फ वो सोच नहीं, अब इसकी तरफ अमल शुरू हो गया। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो इस आइलैंड को आबाद करने के लिए, इसको मुस्तकबिल का इकोनॉमिक हब बनाने के लिए, इसके साथ जुड़ी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इकोनॉमिक मोबिलिटी, आपके मज़ेदार चटपटे खाने, आपकी ओवरऑल एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, ये सब इस आइलैंड के आबाद होने से जुड़ी है। और यकीन माने कि लोग दुबई भूल जाएंगे, और लोग जो है वो दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आएगा, और टूरिज़म के साथ जब आपका ये समंदर जुड़ जाएगा तो जो आपकी समंदर से बड़ी आबादी का समंदर फैल रहा है कराची के अंदर, उनकी ज़रूरियात को ये बंडल आइलैंड पूरा करने का बायस बनेगा। और ये बदकिस्मती है कि सूबाई हुकूमत ने चूंचे लड़ा रही है फेडरल गवर्नमेंट के साथ। ये कोई वफाक या सूबे का इशू नहीं है, ये कौमी इशू है, ये अवामी इशू है, और इसको मुल्क की मफाद में मिल के दोनों हुकूमतों को देखना है। और इमरान खान ने तैयार कर लिया इसको आबाद करना है। अच्छा, लेकिन आपा एक मेरी कंफ्यूजन है। देखिए जब संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बने थे, जिस वक्त बने थे, उस वक्त जाहिर है क्योंकि आपकी सीट्स कम थी और एक मुश्किल घड़ी थी, लेकिन एक कैंडिडेट को लेकर आना और फिर उस कैंडिडेट को चेयरमैन मुंतखब कराना, पार्टी से एक तरह से साथ बैठ ही गई ना। चेयरमैन के लिए भी बैठ ही गई। आप यहाँ के लिए भी अगर बैठ जाएं, यहाँ के लिए भी कॉल कर लें, यहाँ के लिए भी बात कर लें, तो क्या मुज़ाहिका है? देखिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया हुआ है, और वज़ीर आला के साथ मिल के सियासी रंग दिए बगैर, इसको किसी जमात या किसी सूबे का लसानी इशू बनाए बगैर इसको कौमी मफाद में देखा जाए। और मैं समझती हूँ कि इमरान खान जिस बात का तहिया कर लें, वो कर गुजरते हैं। और मुझे अच्छा तजर्बा है उनके साथ काम करने का, कि फिर वो कोई उनको पहले उनको कन्विंस करना पड़ता है। Once he is convinced, तो he can convince others. कन्विंसिंग जब करनी होती है किसी भी मामले की, तो इमरान खान के करीबी ऐसे कौन से 3-4 नाम है जिनकी वो बहुत सुनते हैं, जिनकी बहुत मानते हैं, जिनको इनकार नहीं करते? वो किसी की नहीं मानते स्वाय लॉजिक की। लेकिन आपा ये कहा जाता है कि मुराद सईद साहब हों, जुल्फी बुखारी साहब हों, और पहले ज़रा जहांगीर तरीन, फिर ज़रा कुछ रिलेशन 19-20 हुए, ये 3-4 नाम ऐसे हैं कि जिनकी खान साहब बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो कभी ऐसा मामला इन तीनों के साथ भी हो कि उन्होंने कुछ बात की हो, मे भी इसमें लॉजिक ना, और इमरान खान साहब ने डिनाई की हो? नहीं, ये परसेप्शन है। परसेप्शन है, डिनाई करते हैं उनकी बातों को। कोई उनका फेवरेटिज्म के साथ जुड़ा,
किसी के साथ झुकाव नहीं है। अच्छा, वो हकीकत सुनने के आदी हैं और हकायक सुनते हैं। जो चीज़ उनके दिल को लग जाए उसके आगे फिर जो मर्जी आगे खड़ा हो जाए, अच्छा, वो पीछे नहीं हटते। अच्छा, आप फॉर एग्जांपल माहौल ऐसा बनाया जाए और माहौल ऐसा हो जाए कि इमरान खान साहब, मैं विद रिस्पेक्ट टू बंडल आइलैंड बात कर रहा हूँ और कराची के इशूज़ पे बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक रूम में बैठे हो, एक मेज़ पे बैठे हो और कोई मशवरा देने वाला ना हो, कोई पंप करने वाला ना हो, कोई गुमराह करने वाला ना हो किसी भी साइड से, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो भी बात मानेंगे, बात सुनेंगे? अगर इमरान खान साहब डिस्कस करेंगे जैसे शुरू तो ये एड्रेस हो जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब को बिलावल या मुराद शाह या जरदारी साहब के कोई ज़ाती अनाद या दुश्मनी नहीं। वो पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ते हैं और जब उनको ये यकीन होगा कि ये मंसूबा किसी की जेब भरने, किसी के ज़ाती मफाद और कारोबार के लिए नहीं बनेगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका फ़ायदा आने वाली नस्ल को होगा, तो उन्हें ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर जो भी प्रोजेक्ट माजी में आता रहा है उसके साथ कहानियाँ आती रही हैं, स्टोरीज जुड़ती रही हैं, शख्सियात जुड़ती रही हैं, स्कैंडल जुड़ते रहे हैं और फिर वो समंदर में गर्क होता रहा प्रोजेक्ट। अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि समंदर के अंदर ये जजीरा समंदर में गर्क ना हो या आबाद हो, और ये करप्शन के समंदर से हम इसको होते खाता ना देखें, उससे बाहर निकाल के हकीकत में इसको आबाद करें। ठीक, लेकिन फिर आपने ज़रा, क्योंकि आपका एक सियासी माजी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपकी अपनी ज़ाती राय में बिलावल भुट्टो क्या वो भी अवाम के मसलों पर दिलचस्पी रखते हैं और आपको लगता है कि वो करना चाहते हैं, उनकी बेशक विल है, लेकिन कोई मशवरा ऐसा दे जाता है उनको, जिस तरह कहते हैं ना कि चलाते जरदारी साहब है, चाबी उनके पास है, तो ऐसा मामला है? देखिए, एक यंगस्टर है। अच्छा। उसकी यंगस्टर्स की एक जब नौजवान होते हैं आप, तो आपके अंदर ना ज़्यादा जो है जज्बा होता है। आप जज्बा है बिलावल भुट्टो में? देखिए, जज्बा तो मैं इवन मेरे जितने भी मुखालफीन हैं उनको मैं कभी भी नहीं कहती कि उनके अंदर जज्बा नहीं है। पाकिस्तानियत लेकिन पाकिस्तानियत है, लेकिन उस पाकिस्तानियत को वो अपने ज़ात के लिए जोड़ लेते हैं, अपनी काज के लिए जोड़े हैं उसको। मरीम नवाज पाकिस्तानियत कूट कूट के भरी है। वो भरी होती तो फिर मोदी ना वहाँ आता, मोदी का वहाँ आना, पगड़ियाँ तब्दील करना, एक दूसरे के साथ दोस्ती की पिंगे बढ़ाना। आपको नहीं लगता कि दोस्ती की बात तो होनी चाहिए? दोस्ती देखिए, नॉट एट द कास्ट ऑफ कश्मीर कास्ट, कश्मीरियों का लहू नहीं बेचना चाहिए। बाकी हम बातचीत के जरिए ही, आपको पता है कि टेबल टॉक से ही हारी हुई जंगें जो जीती जाती हैं, टेबल टॉक से होता है। लेकिन तो उसमें देखिए, हुब्बुल वतनी पर हमें शक नहीं है, लेकिन हमें उनकी जो करतूते हैं, वो नादान दोस्त और अक्लमंद दुश्मन। नहीं, लेकिन आपने सुना, ये नादान दोस्त हैं। अच्छा। ये शायद वो नादानी में वो काम कर जाते हैं जो हमारा अक्लमंद दुश्मन जो है, यानी मैं ये वो इनको इस्तेमाल कर जाते हैं। यानी मैं ये समझूं आपा कि वो चाहे नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, मरीम नवाज हो, पाकिस्तान के लिए सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से इस्तेमाल हो जाते हैं, ऐसा इसलिए कि उनके इंटरेस्ट बाहर है ना, उनके कारोबार बाहर हैं, उनके बच्चे बाहर हैं, उनके अकाउंट्स बाहर हैं, माल पानी बाहर है, तो फिर कोई ना कोई तो उनको लीवर चाबी दे लेता है ना। अच्छा। तो आपके मफाद जब सारा कुछ पाकिस्तान में होगा, फिर कोई किसी को चाबी नहीं दे सकता। PMLN is booked forever? डिपेंड्स के हाउ दे बिहेव, कैसा बिहेव करें तो मामलात सुलझ सकते हैं। इदारों को ना ललकारें, ये पॉइंट है। जो कानून के मफरूर और इश्तिहारी हैं वो वापस आएँ, अदालतों का सामना करें। इमेजिन मरीम नवाज आपकी दोस्त हैं, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, और आपने मरीम नवाज को इन हालात में कोई मशवरा देना है, आप मिनिस्टर भी नहीं है, आप सिर्फ मरीम नवाज की दोस्त हैं, क्या मशवरा है मरीम नवाज को? मैं उन सबसे पहले से ये कहूँगी कि सियासत जो है वो सीखने से आती है, करने से नहीं आती है। ठीक। और सियासत सीखने के लिए ग्रास रूट लेवल से आपको स्टार्ट लेना पड़ता है, और नवाज शरीफ की बेटी हो के सियासत के सिंहासन पे बैठना ये इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपको कई दफ़ा हारना है, कई दफ़ा जीतना है, बिल्कुल। फिर अपनी हार से सबक सीखना है। लेकिन असल सियासतदान वो होता है जो हारता तो जीतता रहता है लेकिन हौसला नहीं हारता। बिल्कुल। और मरियम जो है वो अभी चूँकि ताज़ा जोश है बिलावल और उसका, तो दोनों बगल बच्चे बन गए मौलाना साहब के। मौलाना साहब ने उन्हें
12वें खिलाड़ी के तौर पे उन दोनों को इस्तेमाल किया ग्राउंड में जाने के लिए, तो वो खुद भी नाकाम हुए और उन दोनों ने उनकी दुनिया और आखिरत भी खराब कर दी। क्या बात है जी, आपा जैटी चला रही हैं आपा, आज क्या कुछ करना है? बस आज ये साबित करना है कि कराची वालों सुधर जाओ। आपा आ चुकी है कराची और छाप चुकी है कराची। आपा यूँ तो आप बड़ा एंजॉय करें इस वक्त, लेकिन आवाम एंजॉय नहीं कर रही है। आवाम का एक बड़ा मसला है महंगाई का। तो मेरा सवाल आपसे है कि खान साहब भी कहते हैं गुजारा नहीं होता, आपा का गुजारा होता है तनख्वाह में? नहीं होता, मुझे तनख्वाह मिल ही नहीं रही है। आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? अभी तक नहीं मिली है, मजलूम। आपको तनख्वाह नहीं मिली? एहतजाज करें। अब एहतजाज अपनी दुकान पे बैठ के कैसे करूं? बुजदार साहब आपा की तनख्वाह दो, हम नारे लगाए आपके साथ। वो चूँकि वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, कोई मतलब आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से इकट्ठे करने हैं, मिल तो जाएंगे मुझे, लेकिन शायद ईद पे मिले। आपा कितने महीने की तनख्वाह नहीं मिली? 6 महीने। 6 महीने से आपा को तनख्वाह नहीं मिली। और मैं तो एहतजाज करने के लिए अपनी हट्टी पे बैठ जाऊंगी। आपा वैसे हाउ वाज एक्सपीरियंस जेटी का इन सी? ये खतरों से खेलना तो मेरा फन है और खतरों से खेल के जीतना मेरा पैशन है। क्या बात है। और मुझे मुश्किल काम करके ज़्यादा खुशी होती है। क्या बात ये। और जो कोई ना कर सके मैं वो चैलेंज लेती होती हूँ कि मैं करूँगी। मैं इसको ये समझूँ कि तर्जुमानी कोई और नहीं कर सकता था पीटीआई की पंजाब में, जो इसलिए आप कर रही हैं, समझूँ ये खान साहब को पता है, क्योंकि वो टीम के अंदर आपको पता है जब खिलाड़ी चुना करते थे तो वो देख लेते थे कि किसका क्या टैलेंट है। वेरी राइट। तो इस वक्त अगर वो ला रहे हैं हमें, मुझे यहाँ ले आए हैं, तो इसका मतलब है कि उनको पता है कि मुझसे क्या काम लेना है। आप वैसे कभी ये होता और जिस दुकान पे मुझे आवाजें लगाने के लिए खड़ा किया वहाँ गाहक ही कोई नहीं। क्या होता है, लेकिन कभी ये हुआ दुकान पे गई हो गाहक बन के और बार्गेनिंग करनी पड़ी हो? अच्छा, ये इत्तेफाक नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि मैं रियलिस्टिक हूँ, जिसका लेजिटिमेट जो शेयर बनता है ना उसको मिलना चाहिए। अच्छा। और मैं बड़े प्यार से अगर कहीं शॉपिंग के लिए जाऊँ तो मैं पहला सवाल कर लेती हूँ कि इसमें तुम्हारा हक लाल का प्रॉफिट कितना है। अच्छा। और वो अगर मुझे जेन्युइन बताएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सही बता रहा है। अगर गलत बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीट कर रहा है। अच्छा। तो जो चीट कर रहा है उसको जो है वो अल्टीमेटली मैं कहती हूँ कि तुम इतने, अगर लेजिटिमेट प्रॉफिट तुम्हारा 500 है तो तुम बिजली का बिल दे रहे हो, किराया दे रहे हो, तनख्वाहें दे रहे हो, इनकी 500 से ज़्यादा अगर तुम्हारा कोई प्रॉफिट है ना, इसका मतलब है कि तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो। सही। और ये तुम्हारा हक लाल का जेन्युइन प्रॉफिट 500 रुपये है। अब जो एक्चुअल प्राइस है वो मुझसे ले लो। तो ले लेते हैं फिर ले लो। देखें आपा कि आप टैक्टिक्स चेक करें, वो पूरा कैलकुलेट करती हैं, मैथ्स लगाती हैं, उसके बाद कोई चीज़ खरीदती हैं आपा। लेकिन एक बात और, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनसे हमारा ट्रेड, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, ट्रेड जारी रहे तो चीज़ें दोनों साइड बड़ी अच्छी हो जाएंगी। आप इसकी हामी है? देखिए, मेरा हल्का जो है ना वो वर्किंग बाउंड्री पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे। बिल्कुल, सियालकोट। उसके मेरे से 10 किलोमीटर बाद जम्मू शुरू हो जाता है। सजीतगढ़ बॉर्डर मेरे हल्के से गुजरता है। मेरे लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी जानें निछावर की हैं, और रोज़ बॉर्डर पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आड़ में इंडिया जो करता है वहाँ और फायरिंग करता है, तो मेरे लोगों की कीमती जानें जाती हैं, उनके माल मवेशी ज़ाया होते हैं, फसलें तबाह होती हैं। मुझसे बेहतर कौन इस बात का हामी होगा कि अमन हो। लेकिन हिंदुस्तान की जो मकाराना सोच है, यानी बराबरी की बुनियादों पे अमन हो, हमें दबा के, गला घोंट के, मार के, चुप करा के अमन जो है वो हम कभी नहीं चाहेंगे। हम खुददार कौम है, हम अपने इक्वल राइट्स की बुनियाद पे अमन चाहते हैं। बिल्कुल सही। और कश्मीर जो हमारा मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, उन कश्मीरियों का अक़वाम मुत्तहिदा के किए गए जो वादे हैं उनके मुताबिक जो है वो होना चाहिए, अमल होना चाहिए और हल होना चाहिए। और कश्मीरी जो हैं, जब उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इंडिया दे देगा तो हम सारे मुज़ाकरात के हामी हैं, और हम चाहेंगे कि हिते में अमन हो, ट्रेड हो, प्रॉस्पेरिटी हो। और अगर अमन हो गया तो इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि ये हिस्सा सोने की चिड़िया होगा। ज़बरदस्त। चलें जी, वापस चलते आगे की तरफ। बहुत हो गई जेटी की राइड, वापस जाके बैठते हैं। थक तो नहीं गई आप? नहीं, मैं थकने वाली रूह ही नहीं।
मैंने हाथ पकड़ा ही नहीं कभी किसी का, सबको हाथ पकड़ाया है, बहुत नहीं पकड़ा। फिरदौस आशिक, आप मुझे बड़ी अच्छी लगते हैं, क्या आप शादी करेंगी? क्या ऐसा का जुमला किसी ने आपको कहा हुआ? आपा ये गुनाह कभी किसी ने नहीं किया। आपा स्टूडियोज में इंटरव्यू होना, DSNG का आना, चलते फिरते इंटरव्यूज होना, ये कैसा डिफरेंट एक्सपीरियंस था? ये आप जो है वो कराची वाले जो है वो हमेशा ख़ास तौर पे समा ने ट्रेंड सेट किए हैं और आपने आज ये साबित किया कि आपको घेरना आता है और काबू करना आता है और मुझे अगवा करना आता है। और कराची वालों यहाँ तो अगवाकार ख़त्म हो गए थे, समा के अंदर नए अगवाकार पैदा हो गए। समा ने आपा को अगवा कर लिया, आप बड़े मज़े से एंजॉय करने आई थी, यहाँ पे डीप सी के जाएंगे, बंडल आइलैंड पैरासेलिंग करेंगी, लेकिन हमने कहा नहीं भाई आपा नहीं मिल रही, आपा ज़रूर कहीं एंजॉय करें, हमने आपा को पकड़ लिया यहाँ पे। और ये समा का ये एक ऐसा डिफरेंट इनिशिएटिव है जो मेरा ख्याल है कि रिक्वायरमेंट भी है, इसको करें बजाय इसके कि वो स्टूडियो की लाइटें, वो DSNG का शोर, हमारे भी दिल हैं, हमारे भी जज्बात हैं, एहसासात हैं, हमें भी तफरीह भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, सुकून भी चाहिए और थोड़ा सा अपने लिए वक्त भी चाहिए। तो ये शायद मैं पूरी ज़िंदगी में इतना टाइम ना निकाल पाती जो आज आपने काबू करके मुझे ये बताया कि ये भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है, ये इस तरह भी सांस लेना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बड़ा ज़रूरी है। आपकी पंजाबी ज़ाहिर हम सबको बड़ी पसंद है, आपका अपना ज़ाती जुमला कौन सा आपका ही फेवरेट है जो कि आप जब बड़े फन के एलिमेंट होते तो आप वो जुमला बोलती हैं? जान छड्डो। आपा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, आपने नहीं घबराना। आपने भी नहीं घबराना। मैं आपा को लेकर जा रहा हूँ जेट स्की पर। आपा बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यहाँ पे जेट स्की हम करें। मुझे थोड़ा सा बताएं कि लास्ट टाइम आपा ने जेट स्की कब की थी? मेरा समंदर जो है वो एक फेवरेट रहा है, हमेशा से पानी मेरा फेवरेट रहा है। सही। और बचपन से ही स्विमिंग करना मेरा शौक रहा है। आपको स्विमिंग आती है? बिल्कुल आती है। क्या बात है, ये तो मालूम ही नहीं था आपको स्विमिंग आती है। आप मछली पसंद है आपको? बहुत पसंद है। शिकार करना या बनी बनाई खाना? शिकार मुझे ट्राउट करनी पसंद है, ट्राउट गंदे पानियों में होती नहीं है और उसके लिए जो नॉर्दर्न एरिया में हम ट्रिप्स पे जाया करते थे स्टूडेंट लाइफ में, कलाम में, शुगरान में, नारान में, सही। तो वहाँ हमें मौका मिलता था अपने हुनर दिखाने का। अच्छा। और स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी फिशिंग की हमने। ज़बरदस्त। और दोस्त सारे इकट्ठे गए फिशिंग करने? बिल्कुल, ट्रिप होता था। सही। FJ का मैं ऑर्गेनाइज किया करती थी। ज़बरदस्त। सारे औजार सामान किराए पे लेके जब ताक लगा के बैठते थे कि हमने ट्राउट का शिकार करना है। सही सही। तो इर्द गिर्द देखते थे तो हमें शिकार करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होते थे। आप जरा कोई कहानी तो सुनाए किसने छेड़ा हो आपको और फिर उसे हिसाब देना पड़ गया हो। रोड पे अक्सर जब देखते थे लोग कि कोई खातून चला रही है, लड़की चला रही है, टीनेजर, तो वो उनकी कोशिश होती है कि आपके आगे आके ब्रेकें लगाएं, डराएं, अच्छा, अपने हुनर दिखाएं। सही सही। तो यहाँ एक और हुनर दिखाने वाला होता था, तो वो जब छेड़ के निकल जाते थे तो मेरी दोस्ती होती थी साथ, मैं उस फुल स्पीड में उनका पीछा करती थी। अच्छा। और जब तक मैं उनके आगे गाड़ी ले जाके बराबर उसी तरह का बदला लेके वापस नहीं आती थी, तो मेरी दोस्तों को पता होता था कि ये बदबख्त तो अब चला गया, हमारी जान बेअज़ाब बन गया, क्योंकि इसने जितनी स्पीड से गाड़ी चला के वहाँ तक पहुँचना है। सही सही। हम सब की जिंदगियाँ रिस्की। तो ऐसी सूरत में यकीनन ये एक फ्यूल खत्म हो गया, हम आपा से घूम फिर रहे हैं, आपा फ्यूल ही खत्म हो गया, लेकिन आपा है, आपा की एनर्जी है, जेट की वापस जाएगी। आपा एक सवाल और मुझे बताएं। नहीं, ये वो उसी तरह फ्यूल खत्म हुआ जैसे आजकल PDM का खत्म हुआ।
मौलाना फजलुर रहमान का फ्यूल खत्म हुआ है। ये डीजल मुक गया है डीजल मुक गया है। चलिए जी वापस चलते हैं, लेकिन एक सवाल अभी क्योंकि आपस हम बात करते हैं कि आज का दौर आपा ऐसा है कि डिजिटल मीडिया पे हरासमेंट होती है, फेसबुक इंस्टाग्राम लोग मैसेज करते हैं, लड़के स्पेशली लड़कियों को, जरा वो दौर मुख्तलिफ था, वहाँ पे आपने कहा छेड़ने के अंदाज मुख्तलिफ थे। कभी आपा मुक्का मारा किसी को? मारा। आपा ने मुक्का भी मारा है? देखिए हर इंसान वो कहीं पे भी बैठा है, उसको रिक्रिएशन चाहिए, उसको रिलैक्सेशन चाहिए। कराची का ये जो रुख था उसको देखने की ख्वाहिशमंद थी। आपा मैं कैसा राइडर हूँ? अच्छे राइडर हो, लेकिन मैं पीछे सपोर्टर आपकी फैसिलिटेटर कैसी हूँ, को राइडर कैसे है? इसमें कोई शक नहीं जी, आपा के साथ राइड करके बड़ा मजा आया, लेकिन अब मेरी एक ख्वाहिश है कि आपा भी राइड करें। अच्छा हो जाए? चले मैं उतरता हूँ, आपा राइड करेंगे। आ जाए, आप आगे हो जाए। आपा ये है स्टार्ट का बटन, ये स्टॉप है, यहाँ से आपने सिर्फ इसको आपा हल्का से यूं करना है। अब इतनी देर से हम समंदर में, कहते हैं आप समंदर में कोई एक्टिविटीज करें, वाटर स्पोर्ट्स करें, भूख बहुत लग जाती है, ऐसा है? बिल्कुल है, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल मोशन सिकनेस है, डॉक्टर होते हुए क्योंकि ये भी एक बीमारी है कि हर जगह में डॉक्टरी झाड़नी पड़ती है, तो समंदर में आपको मोशन सिकनेस की वजह से आपकी एपिटाइट बढ़ती है, जो पेप्टिक जूस है वो ज़्यादा रिलीज होती है, उसकी वजह से हंगर बढ़ती है। आपा बड़ा आराम फरमा रही हैं आप। ये तुम इधर भी पहुंच गए हो। पहुंच गया। नहीं जान छड़नी। नहीं छड़नी। देखो मेरी जान छोड़ दो, जितना चिल्लाया मेरे पाँव सूज गए, इनको ठीक कर ले। चलो जी आपा करें रेस्ट, हम चलते हैं वापस। थैंक यू। तो फिर आपने जान छोड़ी आपा की? बिल्कुल जान छोड़नी पड़ी आपा की, बट इट वाज रियली वेरी नाइस कि आपा के साथ ना बड़ा मजा आया जनाब। वाकई अभी तो हमने ये इंटरव्यू बहुत छोटा कर दिया, हम तो पूरा दिन वहाँ बड़ा एंजॉय करते रहे। हाँ, और मजा आता है ना जब आप किसी पॉलिटिशियन से इस तरह से बात करते इतने अच्छे माहौल में। नहीं, हाँ। ये मामला सिर्फ और सिर्फ आपा के साथ ही हो सकता था। ठीक है, क्योंकि वो इतना मजे का बोलती है। यस, नो डाउट। अच्छा जी जनाब, अभी हम क्या करते हैं, हम भी बड़ी मजे की बातें करते हैं, लेकिन अभी एक ब्रेक आई है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर से बातें करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। हमारी बातें सुननी है आपने। वेलकम बैक जनाब। मुल्तान का नन्ना खालिद इंज़मामुल हक बनने के ख्वाब देखने लगा है। 8 साल खालिद क्रिकेट तो कमाल खेलता है, मगर इसके साथ ही साथ बल्लों की मरम्मत भी खुद करता है, यानी बैट जो है ये खुद ही बनाता है, और जनाब फिर अपने हाथों से बनाए हुए बैट से फिर ये क्रिकेट भी खेलता है, और अपने आप को समझ रहा है कि फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट ज्वाइन कर सकता है। एग्जैक्टली जी, उसकी मोहब्बत खेल के साथ। हमारे नुमाइंदे मोहसिन अली से उनकी रही मुलाकात कैसी थी, आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, क्रिकेट खेलने का जुनून हर पाकिस्तानी का होता है, लेकिन मुल्तान में 8 साल नन्ना खालिद है जो क्रिकेट खेलने के साथ साथ क्रिकेट का सामान भी तैयार करते हैं, बल्कि उसको बनाते भी हैं, चाहे वो बल्ला हो चाहे वो रैकेट हो, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से बड़ी जल्दी एक बैट को तैयार भी कर लेते हैं। हमारे से नन्ना खालिद भी मौजूद है जो 4th क्लास में तालिब इल्म है। उससे पूछना कि किस तरीके से उसको शौक भी है और किस तरीके से वो काम भी करते हैं और उसका फ्यूचर कैसा है। बेटा आप ये बता दो कि आप किस तरीके से काम करते हो, क्या कहना चाहोगे इस वाले से? मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ, जौन सी चीज़ मैं वो बना लेता हूँ, बैट भी बना लेता हूँ, उसकी ग्रिप भी कर लेता हूँ, बैंडिश भी कर लेता हूँ और रैकेट भी बना लेता हूँ। मैं इंज़माम हक की टीम में खेलना चाहता हूँ, पाकिस्तान में भी। जी बिल्कुल, आप नन्हे हैं जिनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े, उनको ये कहना है कि इंज़मामुल हक की तरह खेलना चाहता हूँ, पाकिस्तान टीम में खेलना चाहता हूँ। ये अभी ये 4th क्लास का तालिब इल्म है, उसके साथ साथ दुकान पे काम भी करता है, पढ़ाई भी करता है, और यहाँ पर आकर मुख्तलिफ को जो चाहे टेप बॉल का बैट हो या हार्ड बॉल का बैट हो, उसको मिनटों में जो बैंडेज भी कर लेते हैं, साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उसको बना लेते हैं। उनको ये कहना है कि पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने के लिए 7 मेहनत की ज़रूरत है, तो यहीं पर आके वो काम भी कर रहे हैं। ज़बरदस्त जना, हम आपको बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप फ्लाइट में मौजूद हों और आपका बच्चा बेकाबू होकर रो रहा हो,
तो आपको क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर माँ होगी तो माँ बच्चे को चुप कराएगी, लेकिन अगर बच्चा माँ के काबू में भी नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा? फिर कोई ना कोई मेहरबान शख्स ज़रूर अल्लाह ताला उसको भेज देंगे और जनाब वो आपके बच्चे को खामोश कराने में मददगार साबित होगा। ऐसे ही कुछ हमने देखे मनासिर PIA की परवाज़ 302 जो इस्लामाबाद से कराची जा रही थी, इसमें एक बच्चे के मुसलसल रोने की आवाज़ आने लगी। परवाज़ के फ़्लाइट पर्सर तौहीद दाऊद ने अपनी साथी एयर होस्टेस से दरख्वास्त की कि जाकर देखे कि बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। एयर होस्टेस उसके पास गई, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके गई, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। ये माँ दरअसल अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी इस्लामाबाद से कराची, इसलिए दोनों को संभालना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल था। तौहीद दाऊद साहब शीरखार बच्चे को दौरान परवाज़ उन्होंने बहलाना शुरू किया और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। हर कोई उन्हें दाद दे रहा था और इसलिए उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया। UN की जानिब से उनको इंसानी हमदर्दी और बराबरी के एजाज़ से नवाजा गया है। PIA के चीफ फ्लाइट अटेंडेंट जिन्हें फ्लाइट पर्सन भी कहते हैं तौहीद दाऊद पुता साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। तौहीद साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे अर्ज़ पाक प्यारे वतन पाकिस्तान और पूरी कौम को PIA की तरफ से फ्लाइट पर्सन तौहीद अहमद दाऊद पोता की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, ऐसे तो नहीं कहते सर, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। आप वाकई बाकमाल हैं। आपने वो सेट कर दिए कि एक एग्जाम्पल कि जब माँ भी फेल हो जाए ना तो फिर भी कोई होता है जो संभाल सकता है। सर लेकिन मैं वाकई समझना चाहता हूँ ये कि नॉर्मली ये होता है कि इवन अगर बच्चा काबू ना आ रहा हो वालिद के भी, तो वालिद कहते हैं बच्चे की माँ से कि तुम संभालो, तुम्हारे ही काबू आएगा। इवन फैमिली में गैदरिंग में कहीं पर भी जब बच्चा रोता है, जब बच्चा बेकाबू होता है तो माँ दे हथे चढ़ जाए, माँ ही संभाल रही है। लेकिन यहाँ पर माँ थोड़ा सा मैं कहूँगा कि वो परेशान हो गई और आप एक फरिश्ता बन के वहाँ पहुँचे। तो थोड़ा सा बताएं, बच्चा बहुत रो रहा था, हुआ क्या था, वो माहौल क्या था? जी बेसिकली इस फ़्लाइट पे एक हमारी मोहतरमा, जैसे हमारे वैल्यूड क्लाइंट्स होते हैं, वो हमारी गेस्ट थी, हमारी जो मेहमान थी वो जहाज़ पे आई। उनकी सीट थी 7A 7B, इस्लामाबाद से ट्रैवल कर रही थी अकेली और 2 बच्चों के साथ। एक चाइल्ड था, एक माइनर जो है गोद में था उसका। तो इस वजह से वहाँ जब आई सीट पे तो टेक ऑफ हो रहा था और सारी सिचुएशन उस वक्त इंजन ऑन थे और क्रिटिकल और क्रूशल टाइम होता है, उसको मुश्किल होती दरवाज़े बंद करके। जब वो टेक ऑफ हुआ और सीधा हुआ जहाज़, लेवल अप हुआ, साइन ऑफ हुए, उसके बाद मैंने 2 साथियों को, अपनी ख़वातीन को भेजा कि इनको देखें क्या मसला है, मुस्तकिल रो रहा है। और ये तो वैसे भी हमारी ड्यूटी में शामिल है, हमारी फ़राइज़ में शामिल है इनकी टेक केयर करना। जितने हमारे कौम के बच्चे, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई ट्रैवल करते हैं, उनकी टेक करना तो हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। और PIA की सर्विसेज तो अब माशाल्लाह वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड हैं। जिस तरह सर्विसेज अंजाम दी हैं इस मुल्क के लिए हर अव्वल दस्ते के तौर पे PIA ने अपने आप को पेश किया है। उनकी जो है खिदमत जो हैं किसी से ढकी छुपी नहीं है। और इसी तरह जैसे मुश्किल हालात हों या जिस तरह के ममालिक में हमारे पाकिस्तानी भाई जंगों की सूरत हाल में या कोरोना में फंसे हुए थे, PIA वाहिद एयरलाइन है जो उनको रेस्क्यू करके चार्टर फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स ऑपरेट करके उनको निकाल के यहाँ पाकिस्तान में वापस लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। ये क्रेडिट एयरलाइन को जाता है, PIA को जाता है, हुकूमत पाकिस्तान को जाता है। और हमारे सरबराह इस वक्त जो मौजूदा एयर मार्शल अरशद मलिक साहब हैं, उनकी सरबराही के अंदर पूरी तंदही के साथ PIA सब पूरी तगोदो में है, बड़ी कोशिश कर रही हैं कि हमारा इमेज अच्छा हो, बेहतर हो। उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी तालीमात बेहतरीन जो है सर्विसेज के तौर पे मानी जाती हैं। और इसी तरह अल्लाह पाक ने जो है ये मेरे बड़ा एजाज़ था मेरे लिए कि जो है मैं इस तरह परफॉर्म करूं और मुझे मौका अल्लाह ताला ने दिया। मैं एक हेल्पलेस मदर की जो है मदद करने के लिए वहाँ गया, उसको अटेंड किया। तो बच्चा बेसिकली वो डिस्कम्फर्ट था क्योंकि इंजन्स की शोर और जहाज़ की आवाज़ से वो उसको नेचुरल एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं था। शायद वो उसका पहला ये एक्सपीरियंस था सफ़र का, जहाज़ का। नहीं, वो बेसिकली माइनर था बच्चा। और मुझे नहीं पता कि शायद उससे पहले उन्होंने ट्रैवल किया हो या ना किया हो, लेकिन बहैसियत एक देखें लीड कैबिन क्रू के मेरा फर्स्ट था।
मेरे फ़राइज़ में शामिल था उनको देखना, उनकी देखभाल करना, उनको सेफली वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम बिल्कुल, और आपने अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से भी परफॉर्म किया। अच्छा तौहीद साहब, मुझे एक और चीज़ समझाएं। मैंने तस्वीर में देखा कि बच्चा बहुत पुरसुकून तरीके से आपके कंधे पे सर रख के ऐसे करके लेटा है, जैसे माँ की ममता। मुझे लग रहा है वो उसको आँख में जरा नजर आ गई, उसने महसूस कर ली। तो क्या सो गया था बच्चा उस वक्त, खामोश हो गया था, उसे लग रहा था कि मैं किसी बहुत ही पुरसुकून सी जगह पे आ गया हूँ? जी यकीनन कंफर्ट प्रोवाइड करना, उनकी जो है हर लिहाज से उनका ख्याल रखना, ये तो देखिए बहैसियत एक इंसान, अच्छे इंसान होने का आप सबूत भी देते हैं। अगर किसी को मदद चाहिए, कोई मुश्किल में हो, कोई खातून या कोई भी इंसान अगर हो, तो आप आगे बढ़ के उनकी मदद करते हैं। तो मैंने अपने एहसन तरीके से हुस्न सलूक के तौर पे अपनी जो है उनकी सर्विसेज मैंने उसको पेश की। मैंने कहा अगर मैं आपकी मददगार हो सकता हूँ तो मेरी खिदमत हाजिर हैं। अच्छा। अगर कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो मैं डॉक्टर की भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ। और हमारे पास DMK होती है 100 पैसेंजर्स को लुक आफ्टर करने के लिए। उसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन होती हैं ताकि इमरजेंसी को आप उनको अटेंड कर सकें। उसके तहत जो है मैंने उसको कहा कि अगर कोई हो ज़रूरत तो मैं हाज़िर हूँ। उससे कहा नहीं दवाई नहीं चाहिए, सिर्फ ये डिस्कम्फर्ट है, थोड़ा सा रिलीफ अगर आप दे सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे 2 हैं, मैं संभाल नहीं पा रही। ये 11 मार्च को एक फ़्लाइट थी 301 इस्लामाबाद से कराची के लिए वो ट्रैवल कर रहे थे। मेरे और जो हमारे गेस्ट या मेहमान, मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे जहाज़ पे पाकिस्तानी हमारे जैसे ट्रैवल कर रहे थे, तो वो उनके भी कंफर्ट का ख्याल करना। और मैं यही पूछने लगा था आपसे कि जब वो बच्चा रो रहा था, ज़ाहिर है वो कुछ लोग होते हैं जो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। ज़ाहिर है माँ तो बहुत डिस्टर्ब थी जब बच्चा रो रहा था, कि माँ के लिए तो ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि बच्चा किसी वजह से तकलीफ में और रो रहा हो। लेकिन जब उसे आपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, आपने उठाया, थपकी दी, बहला दिया, वो सो गया, उसके बाद जो आसपास लोग थे, बाकी पैसेंजर्स थे, उन्होंने क्या कहा? शुक्रिया तो कहा होगा। जी उन्होंने बहुत शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आपने तो इस तरह, और मुझे यकीन करें मुझे लम्बे नहीं था कि इस तरह की, ये तो मेरा एक इंसानी जज्बे खिदमत के तहत। आपको मालूम नहीं था कि आपकी तस्वीर बनाई है किसी ने? मेरे लम्बे नहीं था कि किसने ये इस तरह की पिक्स वायरल की, लेकिन 22 तारीख को मुझे यूनाइटेड नेशन ने इंसानी खिदमत बेहतर अंदाज में अंजाम देने के तौर पे इस तरह का अवार्ड जो है मुझे लेकिन उस अवार्ड से पहले ज़ाहिर तस्वीरें तो वायरल थी सर। तो जो तस्वीरें जब वायरल थी, लोग कांटेक्ट करते थे, फैमिली में दोस्त यार जो आपको जानते थे कि वाओ यू हैव डन ग्रेट जॉब, या फिर ऐसा ही होता है ना अक्सर कि मर्द बच्चे को संभालो तो कहते हैं भाई तुम क्यों संभाल रहे हो, ये तो औरत का काम है। तो किसी ने ऐसा भी कोई नेगेटिव कमेंट दिया कि ये क्या है भाई, औरत का काम नहीं है ये। हाँ मेरी थोड़ी सी बात सुन ले कि देखें ये जो है दोनों की जिम्मेदारी होती है ना, माँ और बाप की। बिल्कुल। बच्चे की केयर करना, संभालना, पालने पोसने में, बड़ा करने में तो माँ बाप दोनों का अहम किरदार होता है। जब दोनों अपने फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दें, अपने आइंदा नस्ल हमारे फूल हैं, बच्चे हमारे फरिश्ते हैं, इस कौम जो है हमारे बच्चे जो है वो आगे नुमाइंदगी करेंगे, आगे इस मुल्क को संभालेंगे, वो हमारे जो है एक किस्म का एसेट है इस मुल्क का। उनकी टेक केयर करना, इन बच्चों को अच्छी रास्ते पे लगाना, तालीम देना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबका फ़र्ज़ है। मर्द तो है ही, लेकिन बाप और बहैसियत एक नुमाइंदा एक उसके तौर पे ये फ़र्ज़ है, दोनों का फ़र्ज़ है, माँ का भी और बाप। बेशक आपकी इस गुफ्तगू से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपने अपने बच्चों की परवरिश में भी बहुत वक्त दिया होगा उनको, स्पेशली जिस प्यार से आपने अपने बच्चे को इस बच्चे को उठाया, तो उससे ये महसूस हुआ कि आप उन वालिद में से हैं जो कि बच्चों के साथ बड़ी शफकत से और उनको बड़ा टाइम देते हैं, और बड़ा ये नहीं कहते कि नहीं माँ संभालेगी और माँ देखे, आप खुद करते हैं। ये मुझे लगा, तो मैं आप चाह रहा हूँ ज़रा अपने बारे में मुझे बताएं कि शुरू से ऐसा ही था कि तो अपने बच्चों से मुतालिक अगर आप मुझे बता पाएं कि आपके बच्चे कितने और आपने किस तरह उनकी परवरिश की। ज़रूर मैं ज़रूर शेयर करूंगा पूरे सब दोस्तों का, अपने PI फैमिली से और सारे जितने दुनिया के लोग आपकी समा की जहाँ आपकी टेलीकास्ट हो रही, ताकि उनको सही हकीकत का पता चले। मेरा नाम तौहीद अहमद दाऊद पोता है, मेरा ताल्लुक़ शिकारपुर से है। मेरे वालिद साहब जान मोहम्मद दाऊद पोता साहब जो है हयात हैं, उनकी 88 साल उम्र है, और मेरी वालदा अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। मेरे वालिद साहब जो थे वो एक स्कूल उस्ताद थे, स्कूल टीचर थे। उन्होंने हमारी परवरिश फरमाई, हमारी वालदा ने परवरिश जो है फरमाई, और बड़े एजाज़ात हैं अल्लाह पाक ने PI के थ्रू मुझे बड़े एजाज़ात दिए हैं। मैं रोज़ा रसूल के अंदर मेरी हाज़िरी, मैं हेड ऑफ स्टेट्स को सर्व कर चुका हूँ,
एज अ VVIP कैबिन क्रू मेरी जो है इस बड़ी खिदमत हैं, बड़ा कैरियर है इस एयरलाइन के लिए। 34 ईयर से मैं इस एयरलाइन से वाबस्ता हूँ, सर्विसेज सर अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरा जो है एक पोस्चर या इस तरह का रिफ्लेक्शन जो है मैं हमेशा इसी तरह ही कैरी करता हूँ। जैसे मैं रोज़ा रसूल से वापसी पे, और मैं एक और शेयर कर दूँ, खाना काबा के अंदर जो है मैं अपने हेड ऑफिस से एक हमारे प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ में हाजिर हुआ था और माशाल्लाह सादत हासिल हुई थी। माशाल्लाह सर, ये तो जी बिल्कुल, मैं बहुत इससे खूबसूरत लम्हा तो जिंदगी में आ नहीं सकता। अल्लाह ने आपको एयरलाइन चुना। की वजह से हूँ, मैं PI की वजह से हूँ, सुभान अल्लाह। पाकिस्तानी हूँ, ट्रू पाकिस्तानी हूँ। इसी धरती का इस नमक खाया है, इस एयरलाइन का नमक खाया है, इस पाकिस्तान अजीम हमारे मुल्क का पानी और उसका अनाज मेरे पेट में है। और मेरी वालदा जब मैं आया खाना काबा से वापसी पे, तो उन्होंने मुझे कहा अकेले लेके, तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि अरे कुछ पता नहीं कैसे आप सही बता रहे हैं या नहीं बता। मैंने कहा अम्मी ये बहुत बड़ी सादत अल्लाह पाक ने मेरे हिस्से में डाल दी। इसमें कोई दाऊद साहब प्लीज अलाउ मी, दाऊद साहब प्लीज अलाउ मी, क्योंकि आपने वो बात छेड़ दिया। यकीन करेंगे तो हर मुसलमान के दिल की पहली ख्वाहिश है, यानी सिर्फ वहाँ पर हाजिरी नहीं कि उसका दरवाज़ा खुले और खाना काबा के अंदर दाखिल और वहाँ पे आप नफल पढ़ें। इससे खूबसूरत लम्हा हो नहीं सकता। इस वक्त बात हम वो कर रहे थे कि आप बच्चे को एग्जैक्टली, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको ले चलूँ उस तरफ ही। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आप वो उन लम्हात में ले जाएं। आप दाखिल हुए, जो अंदर माहौल देखा, प्लीज सर वो एक्सप्लेन कर, जो आपने वालिदा से शेयर किया वो बताएं सर। अच्छा, उन खुश नसीबों में जैसे रोज़ा रसूल पे मेरी हाज़िरी हुई और वो हेड ऑफ स्टेट हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली साहब मुझे साथ ले गए। मेरा नाम उनमें शामिल था लिस्ट में, और भी मेरे खुश नसीब साथी दोस्त थे जो हम गए। तो मैं तो आपको बयान नहीं कर सकता वो सेंटिमेंट्स, वो उस तरह की जो है लम्हात जो हैं मेरी ज़िंदगी के बहुत कीमती लम्हों में शामिल था। और ये बड़ा एजाज़ था अल्लाह पाक की तरफ से और इस एयरलाइन की तरफ से कि मेरी बड़ी सादत नसीब हुई और मैं हाज़िर हुआ। वहाँ अंदर दाखिल होते ही एक जो है लेफ़्ट हैंड पे एक छोटा सा कमरा था जहाँ नबी पाक रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रिहाइश होती थी और अपनी बेटी साहिबा के साथ वहाँ रहते थे। उसके बाद एक कॉरिडोर, उसके बाद कॉरिडोर के बाद जो पहली तुरबत है, एक ऊपर हाइट पे थोड़ी सी हल्का सा एक पर्दा था, नज़र आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा था। तो रोज़ा रसूल था वहाँ पे, वहाँ सब ने रोते रहे, दुआएं करते रहे इस मुल्क के लिए, इस एयरलाइन के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारी इंसानियत के लिए। सब लोग वहाँ पे शामिल दुआ थे। फिर मैं बैठा रहा, मैं जाके रोज़ा रसूल को ऐसे जैसे नीचे बैठ के ज़मीन पे अदब से मैंने पकड़ लिया। तो वहाँ पे एक उनके शुरते अरबी, उन्होंने कहा ये ना करें इस तरह। मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी सादत है, मुझे अल्लाह पाक ने दिया है, मुझे छूने दें, मुझे चूमने दें। ये तो है किसी इंसान को जो है शायद ज़िंदगी में ना मुयसर हो। ये चंद लम्हात हैं जो मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, तो मुझे इबादत करने दें, मुझे इनको छूने दें, चूमने दें। तो उसके बाद वहाँ दुआएं की। 40 मिनट तकरीबन हम लोग वहाँ रहे थे हेड ऑफ स्टेट्स के साथ, और भी मेहमान हमारे साथ थे जितने उस डेलीगेशन में इंटराज में शामिल थे। तो ये बड़ी यादगार लम्हात थे। और खाना काबा है उस वक्त, जी खाना काबा में हम लोग गए थे। हमारे एक्स हेड ऑफ स्टेट, एक्स प्रेसिडेंट हमारे थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनके साथ मुझे सादत हासिल हुई और दरवाज़ा खोला गया। तो सुभान अल्लाह, जो मेरी आंखों ने देखा मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत बड़ी सादत है, बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, मेरे पाकिस्तानियों के लिए, मेरे माँ बाप के लिए। तो मेरी वालदा ने कहा कि जब आप रोज़ा रसूल से आ गए हैं तो बेटा आप कोशिश करें कि किसी तरह अपनी आँखों में और किसी तरह भी किसी गुनाह को जो है ना इसमें शामिल नहीं करना। खूबसूरत बात। इसमें तस्वीर, पिक्चर जो है ना इन आँखों में कभी भी नहीं आए तुम्हारे इसमें। तो कोशिश करें कि अच्छे काम सर अंजाम दें, इंसानियत की खिदमत करें। ये मेरी माँ बाप की तरबियत और एयरलाइन की तरबियत और बहैसियत एक अच्छे इंसान होने का मैंने सबूत दिया। उसका एजाज़, उसका रिफ्लेक्शन ये है कि यूनाइटेड नेशन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने काबिल सताइश काम सर अंजाम देने पर इंसानियत की
खिदमत और आला मिसाल कायम करते हुए मुझे उन्होंने ये अवार्ड तो सर कुछ भी नहीं है, ये अवार्ड जो आपको मिला ये तो यकीन जाने कुछ भी नहीं है। आपको इनाम तो पहले ही मिल गया, आपको जो इनाम मिला वो तो किसी के हिस्से में आता ही नहीं। रोज़ा रसूल की हाज़िरी खाना काबा के अंदर शुक्रगुजार हूँ, बेशक अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ। इस एयरलाइन का PIA की तोफ़ैल मुझे ये इस तरह इतनी बड़ी अल्लाह हम सबको ये सादत नसीब करे, आमीन। ये सब मुसलमानों को आमीन आमीन। ये तो सबसे पहली ख्वाहिश है खाना काबा के अंदर दाखिल होना, ये तो ख्वाहिश है, पहली ख्वाहिश है ये। और मेरे ख्याल से मरते दम तक हर मुसलमान जो इस ख्वाहिश पे कायम रहता है कि अल्लाह ताला जिंदगी में ऐसा मौका पैदा कर दे। वहाँ जाते हैं जब महक, तो मैं अब यकीन जाने के सर आपको भी कहूँगा कि जब मैं वहाँ गया तो मुझे याद है कि बस दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा मामला बने कि दरवाज़ा खुल जाए और दाखिल हो जाए। अल्लाह करे कि कभी हमारा भी ये ख्वाब, मुसलमानों की यही ख्वाहिश होती है, सबकी ख्वाहिश होती है। अल्लाह सबकी ये ख्वाहिश इस लिहाज से पूरी करे, क्योंकि आप इतना लंबा सफ़र करके जाते हैं, जब आप उसके करीब होते हैं तो अंदर जाने की ख्वाहिश जो अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। और ये जिस तरह इमरान खान साहब भी गए, रोज़ा रसूल की उनकी भी हाज़िरी और इसी तरह खाना काबा के अंदर उनका भी जाना, ये सादत होती है। जी जी, जो हेड ऑफ स्टेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मुल्क के सरबराह होते हैं, उनके लिए एजाज़ के तौर पर वो खोला जाता है, उनको सादत। अल्लाह करे सर, मैं तो ये दुआ करता हूँ इमरान खान साहब अगली बार मुझे साथ ले जाएं। चलें जी, आमीन आमीन। शेप को साथ ले जाएं जरूर। और शेप से फिर हम नुमाइंदगान जो है वो हमारे नुमाइंदगान तो ऑन बोर्ड होते हैं, हमारे साथ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। बस कोई सबब बने सर, जैसा आपका सबब बना कोई हमारा भी सबब बने सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। यकीन जाने जो खबर थी जिस पर बात करनी थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लम्हात आपने हमसे शेयर किए। थैंक यू सो वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और हमसे इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। अब क्या कहना है, हमने ये कहना है कि जनाब आज का प्रोग्राम खत्म हो गया है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, कल भी हो सकती है, अगर कल ना हुई तो परसों हो जाएगी। ठीक है, कि कब होती है, कि क्या होगा, कल हैप्पी छुट्टी होगी या फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे और आप हमें देख के। क्योंकि अगर तो वो परेड की टाइमिंग्स ऐसे होंगे कि उस टाइम परेड होगी तो फिर सिर्फ परेड होगी, फिर हम अपने बूथे आपको नहीं दिखाएंगे और आप सिर्फ परेड देख सकेंगे। लेकिन अगर नहीं हुई तो जनाब आप हमारी खूबसूरत सी शक्लें, आप हमारी खूबसूरत सी बातें, खूबसूरत सा हमारा प्रोग्राम, एक नए दिन का खूबसूरत सा आगाज हम आपके साथ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाहर जाए तो मास्क पहने, अल्लाह का वास्ता है, मास्क मुंह पे पहने, इधर उधर ना पहने, यहाँ पे ना पहने, मुंह पे पहने और खुदा का वास्ता के पहन ले। तो जनाब अल्लाह हाफिज़।